से भी। तो आज दिल्ली से मैं लाइव हूँ, आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ और हम लोग यहाँ पे बीपीएससी जो 70वीं और 71वीं है उसके मेंस में जो एसे है, जो निबंध है उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और इस संदर्भ में आपको याद होगा कि एक पिछला सेशन लेकर के यूट्यूब पे एक लाइव सेशन लेकर के मैं वहाँ पे भी आया था और पिछले बार भी आया था और पिछले बार हम लोगों ने बात की थी निबंध लेखन को लेकर के, उनकी जो कुछ बेसिक्स होती है कि कैसे स्टार्ट करना है निबंध को लेकर के, कैसे तैयारी करनी है, निबंध की क्या-क्या तैयारियां होनी चाहिए, इन सब चीजों पे, इन सब मुद्दों पे हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया हुआ था, आपको याद होगा, ठीक है। और अब जाकर के आइए हम लोग प्रीवियस ईयर में जो बीपीएससी के द्वारा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बीपीएससी ने जो निबंध पूछा है 68वीं से आपको पता होगा कि बीपीएससी ने जो ऑप्शनल है, ऑप्शनल को क्वालीफाई करके एसे को कंपलसरी किया था और एक स्कोरिंग पेपर के रूप में बनाया था इसको, ठीक है। तो चेक कर दीजिए, हाँ थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर दीजिए, और बड़ा, ठीक है। तो बाकी जितने भी इंक्वायरी है, फी या अदर इंक्वायरीज होते हैं वो आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है उस पर आप कर सकते हैं। टीचर से इंक्वायरी नहीं पूछी जाती है, टीचर से आपके डाउट्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो गुड इवनिंग, नमस्कार सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो पिछला जो मेरा लाइव सेशन हुआ था यूट्यूब पे उसमें हम लोगों ने बात की थी कि निबंध को बीपीएससी में क्यों शामिल किया गया है। फिर हम लोगों ने बात की थी कि निबंध की तैयारियां कैसे करनी चाहिए, उसके बाद निबंध के का अर्थ क्या होता है इस पे हम लोगों ने बात की थी, निबंध के कितने भाग होते हैं उस पे हम लोगों ने बात की थी, निबंध लिखते समय कौन-कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए इस मुद्दे पर भी हम लोगों ने बात की थी। और इस दौरान आप लोगों ने बहुत कुछ ऐसा भी जाना था आमतौर पर जो आप लोगों ने हो सकता है पहले या तो इतना डिटेल में नहीं सुना होगा या सुना भी होगा तो उस समय उतना ध्यान आप लोगों ने नहीं दिया होगा। आइए हम लोग मेन जो मुख्य मुद्दा है उस पे आते हैं और मुख्य मुद्दा जो हमारा ये है कि हम लोग पहले क्या करेंगे कि पहले कुछ टॉपिक्स जो मेरी जो जिम्मेदारी है बेसिक रूप से मैं बता दूं कि मुख्य रूप से पूरी एक टीम एफर्ट के रूप में ये मेंस का बैच चल रहा है, उसमें मेरी जो जिम्मेदारी है वो ये है कि जो पिछले दिनों भोजपुरी और मैथिली जो स्थानीय मुहावरा और लोकोक्ति है उस पर जो आधारित निबंध पूछे गए हैं उन निबंधों को मुख्य रूप से फोकस करना, उसके अलावा कुछ दार्शनिक निबंध भी आप लोगों को जो मॉडल ऐसे होंगे उसे हम लोग पढ़ेंगे और क्लास में हम लोग न सिर्फ पढ़ेंगे बल्कि लिखने का भी प्रयास करेंगे निबंध। इस क्रम में मैं कुछ प्रीवियस ईयर में जो 68वीं और 69वीं में बीपीएससी में पूछे गए थे निबंध उसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करके आपको बताता हूं। इससे क्या होगा कि आपको आसानी हो जाएगी, आगे जो बीपीएससी के एग्जाम में पूछे जाएंगे उसमें जो संभावित निबंध होंगे वो हम सब लोग मिलकर के कराएंगे, राहुल सर भी कराएंगे, दीपक सर भी कराएंगे, मैं भी कराऊंगा। लेकिन उससे पहले जो प्रीवियस ईयर में कुछ जो निबंध पूछे गए उसके चलिए हम लोग फॉर्मेटिंग करके देखते हैं, आंसर फॉर्मेटिंग करके देखते हैं कि कैसा हम लोग लिख सकते हैं उसको और किस तरह से लिखा जाना चाहिए था इसको। अब देखिए एक निबंध है 68वीं बीपीएससी में पूछा गया था, ये फिलोसॉफिकल ऐसे है, दार्शनिक निबंध। और मैं पहले भी कहता रहा हूं कि जो दार्शनिक निबंध होते हैं उसे जरूर लिखा जाना चाहिए क्योंकि उससे क्या होता है कि उसमें मार्क्स आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। विकास कुमार का कहना है कि लोकोक्ति क्या होती है, अभी गांव में जाकर के आप बैठ जाएंगे, जैसे अभी गांव में सर्दियों का मौसम है तो सर्दियों का मौसम है तो पूर्वांचल के किसी गांव में या मिथिलांचल के किसी गांव में या मगध क्षेत्र के किसी गांव में अगर बैठेंगे तो वहां 4-5 बुजुर्ग मिलकर के आग जला करके आग से हाथ सेक रहे होंगे और वहां पर जब आप उनसे बातें करेंगे, ठीक है, तो जब वहां से उनसे जो आप बातें करेंगे तो वो आपको पुराने जमाने में एक अलग उदाहरण की तरह देख करके बात करेंगे और उसी को कहा जाता है मुहावरा और लोकोक्ति। जैसे कोई छोटा सा बच्चा बदमाशी किया, शैतानी थोड़ा सा किया तो बुजुर्ग जो है उसको गुस्से में बोलेंगे बाढ़े पूत पिता के कर में खेती उपजे अपने कर में, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हुआ, तो उसका मतलब ये हुआ कि जो पिता जैसा कर्म करता है, जैसा बेटा है वैसा बाप है, वैसा ही जैसा बाप है वैसा बेटा है, क्योंकि बुजुर्ग है उन्होंने आपके पिताजी को भी देखा हुआ है कि बचपन में कैसे शरारती थे। ठीक उसी तरह से उसी दौरान अगर आप आग के पास बैठे हुए सब लोग बुजुर्ग लोग बैठे हुए तो आप उनको बोलेंगे कि बाबा देखिए, ठीक है, ठीक है बाबा देखिए कि वो देखिए कुत्ता जा रहा है बेचारा ठंड में मर जाएगा, तो बोलेंगे नहीं मर सकता है। क्यों नहीं मर सकता है, तो वो बोलेंगे अनेर धुनेर के राम रखवार, ठीक है। मतलब आपके पास कंबल है, आपके पास लकड़ी है आग सेकने के लिए, आपके पास घर है, उसके पास कुछ भी नहीं है, आवारा पशु है, लेकिन फिर भी सर्दियों में से कोई ना कोई अदृश्य शक्ति बचा रही है। और ये बीपीएससी में पूछा था, आपको याद होगा, ठीक है, अनिर धुनेर के राम रखवार, अर्थात जिसका कोई नहीं होता है उसका ईश्वर होता है। तो इस तरह से जो बुजुर्गों के द्वारा, ठीक है, जो पिछले कई साल से अगर आप देखेंगे उनके पास 70 साल 80 साल 90 साल का अनुभव होता है, उन्होंने जीवन में बहुत सारी परिस्थितियों को देखा होता है और उन्हीं परिस्थितियों से ग्रामीण वातावरण में उन्हीं परिस्थितियों से जब बहुत सारे उदाहरण निकल करके आते हैं और उसको जब वो लयबद्ध ढंग से आपके सामने रखते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है मुहावरा और लोकोक्ति। जैसे आप बैठेंगे और माघ का महीना है, ठीक है, माघ का महीना है, जैसे अभी क्या चल रहा है, तो अभी आप लोगों को पता होगा कि अभी पूस का महीना चल रहा है, उसके बाद जाकर के अगहन का महीना लगभग खत्म होगा और उसके बाद पूस के बाद फिर क्या माघ, और माघ के बाद जाकर के शुरू होता है फागुन। तो माघ के महीने में जैसे मान के चलिए फरवरी के आसपास आप आग देख रहे हैं तो एक बुजुर्ग उसी में से क्या कहेंगे, ठीक है, आप बोलेंगे कि ठंड तो इस बार जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो बुजुर्ग जो बैठे होंगे वो क्या बोलेंगे, गईल माघ दिन 29 बाकी, ठीक है, अर्थात माघ का महीना जो है आपसे 29 दिन रह गया है। लेकिन इसका जो अर्थ होगा, इसका अर्थ सिर्फ ये नहीं होगा कि माघ के महीने के खत्म होने में 29 दिन बचा हुआ है। इसका अर्थ ये होगा कि जो जीवन में जो संघर्ष है, जो जीवन में जो कठिन परिस्थितियां है, यहाँ सर्दियों से तात्पर्य, माघ से तात्पर्य सर्दियों के महीने से है और जीवन की कठिनाइयां या संघर्ष है और वो संघर्ष अब खत्म होने वाला है। जिस तरह से आपने नवंबर दिसंबर जनवरी का आपने सर्दियां झेल ली तो फरवरी की भी सर्दी खत्म होने वाली है और मार्च यानी कि फागुन का महीना आ जाएगा। इसी तरह से आपके जीवन में यदि कोई समस्या है तो उस समस्या का भी अंत अब होने वाला है। कहने का मतलब है कि इसी तरह जीवन में भी चक्र चलता है, कभी अच्छे वक्त आते हैं, कभी बुरे वक्त आते हैं, बुरा वक्त अर्थात कठिन वक्त समय आता है, फिर अच्छा वक्त आता है। तो बुजुर्गों के द्वारा जो जीवन का अनुभव होता है उसी से निकल करके ये मुहावरे और लोकोक्ति आते हैं और इसको बीपीएससी ने आइडेंटिफाई किया, बीपीएससी ने समझने का प्रयास किया और जब बीपीएससी ने इसको समझने का प्रयास किया तो बीपीएससी ने इसे ही क्या किया, निबंध के रूप में आपके जो पेपर जो निबंध का पेपर है उसके सेक्शन 2 में उसको शामिल किया गया और वहां पे भोजपुरी और मैथिली जो मुहावरे और लोकोक्ति यानी इडियम्स ऑफ फ्रेज है उसी को, ठीक है, उसी को हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है, और उसी को हमें निबंध के रूप में 7 से 8 पेज में लिखना है। अब एक बढ़िया निबंध कैसे लिख सकते हैं, क्या इन सभी चीजों पे हम लोगों ने चर्चा की हुई है। यहाँ पे देखिए हम लोग कुछ निबंध लेंगे जो 68वीं और 69वीं बीपीएससी में पूछा गया है। आमतौर पर बीपीएससी से हम उम्मीद करते हैं कि वो रिपीट नहीं करेगा टॉपिक को, लेकिन हमें प्रीवियस ईयर के जब हम लोग ऐसे की फॉर्मेटिंग करेंगे इस लाइव क्लास में तो आपको पता चलेगा कि क्लास की क्वालिटी क्या होने वाली है, कैसे ऐसे लिखा जा सकता है और उसके बाद जब आप अपने आपको एनरोल करेंगे, एडमिशन लेंगे तो वहाँ पे डिटेल में हम इन निबंधों को लिखाएंगे भी कॉपी पे ताकि आपको आगे निबंध लिखने में आसानी हो सके, ठीक है। तो खुश रहिए, गुड इवनिंग कुणाल कुमार, गुड इवनिंग रितेश कुमार, ममता कुमारी, सीमा कुमारी, अन्वेषा करके दिखा रहा है जो मुझे दिख रही है, ठीक है, मुझे थोड़ा दूर से देखने में भी दिक्कत आ रही है, विकास कुमार जी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं 68वें बीपीएससी में एक निबंध पूछा गया था कि जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है, ठीक है। हम लोग एक टॉपिक लेते हैं, चलिए, कि जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है। तैयार करता है, जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है। यह, ठीक है, यह लोगों का जंगल में आकर, यह टॉपिक नंबर 1 है, ये हम लोग, यह लोगों का जंगल में आकर बीज बोने का इंतजार, आकर बीज फेंकने का इंतजार नहीं करता है।
चीज फेंकने का इंतजार नहीं करता है। इंतजार नहीं नहीं करता है। चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ठीक है, इस टॉपिक को आप लोगों ने भी देखा होगा, प्रीवियस पेपर आप लोगों के पास भी होंगे, तो प्रीवियस पेपर में आप लोगों ने, ठीक है, प्रीवियस पेपर में आप लोगों ने देखे होंगे, नहीं ये हिंदी माध्यम का ही बैच है, ठीक है, तो आप लोगों ने प्रीवियस पेपर में आप लोगों ने देखे होंगे कि ये ऐसे पूछा गया था, ये निबंध पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कोई भी निबंध जब हम लोग लिखेंगे तो सबसे पहले मैंने बताया था आप लोगों को कि हमें उसका अर्थ समझना है। तो हमें इसका अर्थ समझना है सर्वप्रथम, फिर हमें इसकी फॉर्मेटिंग करनी है, क्योंकि जब तक आप सिनॉप्सिस नहीं बनाएंगे, जब तक फॉर्मेटिंग नहीं करेंगे, गुड इवनिंग, जब तक आप फॉर्मेटिंग नहीं करेंगे तब तक एक अच्छा निबंध नहीं लिख पाएंगे। तो निबंध का जो पहला भाग होता है, सबसे पहले हम लोग निबंध के अर्थ को समझेंगे और उसके बाद जाकर के निबंध के 3 भाग होते हैं, आपको पता होगा, और निबंध के 3 भाग कौन से होते हैं? पहला होता है प्रस्तावना, दूसरा होता है विषय विस्तार या मुख्य भाग, और उसके बाद जाकर के जो तीसरा होता है आपका वो होता है उपसंहार। संहार का मतलब होता है कंक्लूजन यानी निष्कर्ष, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो कहने का प्रयास किया गया है, ठीक है, जो कहने का प्रयास किया गया है वो ये किया गया है, अगर आपका ऊपर का लाइन कट तो नहीं रहा है, ध्यान से एक बार मैं देख लूं, नहीं कट रहा है, ठीक है, ऊपर का पूरा क्लियर दिख रहा है। तो यहाँ पे मेरे कहने का तात्पर्य हुआ कि जंगल में कभी भी आप जाएंगे तो आज तक अगर कोई इंसान नहीं भी गया है जंगल में, तो ऐसा नहीं है कि जंगल में जाकर के किसी ने बीज बोया तब जाकर के पेड़ खुद निकले। लेकिन क्या अगर कोई फिलोसोफर ये बात कह रहा है तो क्या ये उसके संदर्भ में कह रहा है? क्या कहने का तात्पर्य हुआ कि क्या वो सिर्फ एक पेड़ के संदर्भ में कह रहा है कि फॉरेस्ट क्रिएट्स इट्स ओन ट्री, ठीक है, जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि हमें अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए या जीवन को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी व्यक्ति पे या किसी पे पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहिए, या हमें किसी हीरो का या लाइफ में किसी ऐसे का इंतजार नहीं करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति का जो हमारे जीवन में आकर के परिवर्तित लाए। यदि हमें जीवन में आगे बढ़ना है, यदि हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाना है, हमारे जीवन की जो नकारात्मकता है उसको हमें सकारात्मकता में परिवर्तित करना है, हमें खुद को जीवन में आगे बढ़ा करके सफलता की ओर ले जाना है, तो जो एफर्ट होगा, जो प्रयास होगा, हमें अपने तरफ से स्वयं लगाने पड़ेंगे। जब हम पहले अपने तरफ से प्रयास करेंगे तब जाकर के ही हमारे लिए तभी परिस्थितियां अनुकूल हो सकती है जब हम एफर्ट या प्रयास अपने तरफ से करेंगे, ठीक है। तो कोई भी निबंध का, जैसे मैंने कहा कि 3 भाग होता है, तो निबंध का जो प्रस्तावना भाग होता है वो उसका परिचय या उसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो विषय विस्तार, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं, डिटेल में उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो सिनॉप्सिस होगा, इसमें हम लोग देखते हैं कि कितने भाग में मेन बॉडी को या मुख्य भाग को हम लोग बांट सकते हैं, ठीक है। क्लासेस जब आप लोगों की पूरी डिटेल में चलेगी ऐप पे, तो उसमें डिटेल में आपको कम से कम 30-35 निबंध भी लिखवाए जाएंगे, जिससे आप समझ पाएंगे कि हमें लिखना क्या है, ठीक है। उसके बाद आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, कोई भी टॉपिक अगर आप लिखेंगे, ठीक है। वेरी गुड, शुभम कुमार जी बीएचयू से स्वागत है आपका। अब देखिए क्या है कि विषय विस्तार में क्या क्या करेंगे, अपनी सहायता। देखिए क्या है कि जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है, या लोगों का जंगल में आकर बीज फेंकने का इंतजार नहीं करता। इसका तात्पर्य क्या हुआ? तो इसका अर्थ हुआ कि अपनी सहायता स्वयं करें, ठीक है, अपनी सहायता स्वयं करें, जीवन में खुद को आगे बढ़ाने के लिए या स्वयं को आगे बढ़ाने के लिए किसी दूसरे के क्या कहते हैं, दूसरों के सहायता का इंतजार ना करे या दूसरों पे पूरी तरह निर्भर ना रहे। यदि आपके जीवन में परिवर्तन लाना है तो आपको स्वयं शुरुआत करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसी चीज को हमें लिखना है, तो हम अपने जो विषय विस्तार है यानी हमारा जो मेन बॉडी है उसमें कैसे लिखेंगे? अपनी सहायता स्वयं करें। देखिए कौन कौन से पार्ट होंगे, अपनी सहायता स्वयं करें। दूसरा इसका क्या होगा? अपनी क्षमता और कमियों को पहचानें। अपनी कैसे कर सकते हैं अपनी सहायता? तो अपनी क्षमता और, ठीक है, अपनी क्षमता और कमियों को पहचानें। फिर हम क्या कर सकते हैं? अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करें। अपने लिए, देखिए निबंध जो है वो आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है। अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करें। अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करें। फिर क्या करना है? लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु निरंतर प्रयासरत रहे। लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु निरंतर प्रयासरत रहे, ठीक है। अब देखिए प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, ये मैंने बताया था। जयनाथ जी गुड इवनिंग, ऋषि जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है, रिया गुड इवनिंग, ठीक है। अब देखिए प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन, आपको याद होगा मेरे पिछले वीडियो को या पिछले जो लाइव सेशन को है, जिस स्टूडेंट्स ने एकदम से अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा, अच्छे से आप लोगों ने वॉच किया होगा उसको, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको बहुत सारी बातें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि प्रस्तावना जो होता है वो निबंध का वो भाग होता है, इंट्रोडक्शन, जो निबंध के शुरुआत में लिखी जाती है। और अगर आपका कहा जाता है, अंग्रेजी में कहावत है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, पहला जो प्रभाव होगा वो आपका जो बनेगा, वो जो इंप्रेशन होगा वो बनेगा, वो आप जब शुरुआत अच्छा करेंगे तब बनेगा। और जब अच्छे से शुरुआत करके आप अपना शुरुआत अच्छा करेंगे तो स्वाभाविक रूप से क्या होगा कि आपका अंत भी अच्छा होता है, आपके निबंध का अंत भी अच्छा होता है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि कभी जब आप कोई भी इसे लिख रहे हो और अगर आपको कोई याद नहीं आ रहा हो कि मैं स्टार्ट कहां से करूं, हाउ टू स्टार्ट, यदि आपको लग रहा है कि मैं स्टार्ट कहां से करूं, शुरुआत कहां से करूं, मेरे समझ में ही नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि 10 से 15 मिनट आप अपने निबंध को शुरुआत कौन से शब्द से करें उसमें समय बर्बाद कर ले। आपको लिखने के लिए थोड़े वक्त सोचेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे, अर्थ समझ लेंगे, फिर फॉर्मेट बना लेंगे, ठीक है, रफ में बनाएंगे। आपको याद रखना है कि आंसर शीट पे नहीं बनेगा। आंसर शीट में जहां पे आप निबंध लिखना शुरू कर रहे हैं यहां पे ये फॉर्मेट नहीं बनेगा, इस चीज का भी ध्यान रखेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये आपके लास्ट पेज में जो आंसर शीट जो आपको मिला है उसके लास्ट पेज पे आप हेडिंग में लिख दीजिए रफ वर्क, फॉर रफ वर्क, ठीक है, या रफ कार्य हेतु, और वहां पे ये बना लीजिए, ठीक है। इसको सिनॉप्सिस कहते हैं। अब अगर आप लोग पीएचडी करते हैं तो ये सिनॉप्सिस वगैरह सब पीएचडी के भी थीसिस पे बनता है, आपको पता होगा। किसी भी आंसर पे सिनॉप्सिस जरूर बनाया जाता है, सिनॉप्सिस या स्ट्रक्चर, तो इसको आप रफ पे बना लेंगे और यही आपको आगे रास्ता दिखाएगा कि आपका जो 7-8 पेज का निबंध होगा वो कैसा होगा।
तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन की। जब कुछ भी नहीं सूझ रहा हूं मैं अपने क्लास में, अगर मैं आपको 20 निबंध कराऊंगा तो 20 निबंध को 20 तरह से शुरू करना सिखा दूंगा। इसलिए सिखा दूंगा ताकि आपको जो शूट करे, एग्जाम में जो शूट करे आप उसको लिख सके। तो 20 निबंध को मैं 20 तरीके से शुरू करने की कला आपको सिखा दूंगा। एक निबंध को 1000 स्टूडेंट 1000 तरह से लिखा जा सकता है उसको, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन को शुरू करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा था, शायरी से शुरू कर सकते हैं, कविता से शुरू कर सकते हैं, दोहा से शुरू कर सकते हैं, किसी घटना के एग्जांपल ले सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, या सीधे सीधे सिंपल भी शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे एक तरीका मैं आगे हर निबंध में कुछ न कुछ नया प्रयोग करके आपको बताऊंगा। और जो पहला प्रयोग है, जो सबसे आसान है, वो प्रयोग क्या है? तो वो प्रयोग ये है कि जो आपको कोटेशन दिया गया है, जो आपके निबंध में जो कोटेशन दिया गया है, जो पूछा गया है, उसी को आप कोट कर दीजिए। कोट करना यानी उसी को आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में उसी लाइन को लिखना है कि जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है, उसी को आप कोट कीजिए। ठीक है, जंगल अपने, इसको मैं व्हाइट कलर से ले लेता हूं आंसर को। जंगल अपने, ऐसे करके स्टार्ट करेंगे, कर सकते हैं हम लोग। जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है। यह यह क्या था? लोगों का जंगल में आकर आकर साथ में लिख सकते हैं, अलग भी लिख सकते हैं, इसमें कोई नहीं है। आकर बीज फेंकने का इंतजार नहीं करता। तो प्रश्न में पूछा गया है उसी को कोटेशन में लिख दीजिए आप। ठीक है, जंगल में आकर बीज फेंकने का इंतजार नहीं करता, फुल स्टॉप। और देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा, कभी भी किसी को हम कोट करते हैं, किसी कोटेशन को लेते हैं, तो हम इसको क्या करते हैं? तो हम इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद करते हैं। फुल स्टॉप देने के बाद इसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद करते हैं। अगर हम लोग किसी शब्द को हाईलाइट करते हैं, मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर हमें किसी शब्द को हाईलाइट करना होता है, जैसे अगर मान के चलिए मैं इस शब्द को हाईलाइट करूंगा तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, इसके बाद यदि मैं अगर किसी लाइन को हाईलाइट करूंगा या किसी स्टेटमेंट को, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब जाकर के देखिए यहां से शुरू करेंगे। मैंने आपको बताया था कि कभी भी शुरू होता है, जो पहला सेंटेंस होता है वो यहां से शुरू होता है और दूसरे लाइन पे हम लोग आ जाते हैं पूरा बॉर्डर पे। यानी जो एग्जाम हॉल में जो आपको लाइन मिलेगा बॉर्डर, वहां से शुरू नहीं करके आपको थोड़ा स्पेस छोड़ करके आपको शुरू करना है पहला लाइन। ठीक है, और पहली लाइन में हम लोग इसका मीनिंग बताएंगे। प्रस्तावना में चलिए बहुत सारी जगहों पे निबंध मैं ही पढ़ाता हूँ संजीव कुमार जी। ठीक है, बहुत सारी जगहों पे मैं ही निबंध पढ़ाता हूँ। ठीक है, इस पंक्ति का अर्थ है कि, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, यहीं से हम लोग बताएंगे कि इस पंक्ति का अर्थ है कि अर्थ है कि अर्थ है कि हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए, अब देखिए यहां से हम लोग यहां पे आ जाएंगे, यानी हम बॉर्डर ले लेंगे यहां से। अगर बॉर्डर है आपके पेज का तो ये बॉर्डर ले लेंगे, लेकिन शुरू में हम छोड़ देंगे इसको। ठीक है, थोड़ा स्पेस देकर, जब पैरा चेंज करेंगे तब भी हम स्पेस देकर लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने के लिए स्वयं निरंतर प्रयास करना चाहिए। क्या यही मतलब हुआ? अर्थ बता रहे हैं प्रस्तावना में, स्वयं निरंतर प्रयास करना चाहिए। स्वयं निरंतर प्रयास करना चाहिए, न कि किसी के द्वारा, न कि किसी के द्वारा आकर सहायता करने का इंतजार करना चाहिए। ठीक है, इंतजार करना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जब कुछ भी नहीं सूझ रहा हो हमें कि हमें स्टार्ट कहां से करना है। ठीक है, गुड इवनिंग सभी को, सबका नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं मैं, तो हमें उसी लाइन को कोटेशन की तरह यहां पे लिख करके कोट करना चाहिए और उसके बाद ऐसे शुरू करना चाहिए। स्वयं सहायता करने का इंतजार, न कि किसी के द्वारा आकर, क्या क्या लिखा, न कि किसी के द्वारा आकर सहायता करने का इंतजार करना चाहिए। अर्थात व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्य से संबंधित निर्णय, अर्थात व्यक्ति को, देखिए एक अच्छा इंट्रोडक्शन आपको, आपके लिए एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर सकता है जो आपके कॉपी चेक कर रहे हैं उनके लिए। अर्थात व्यक्ति को, ऐसे करके लिखेंगे इंट्रोडक्शन, अर्थात व्यक्ति को, हाँ गाने से भी कर सकते हैं। ठीक है, अर्थात व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्य से संबंधित निर्णय, व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्य से संबंधित निर्णय स्वयं लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। प्रयास करना चाहिए। उसके बाद जाकर के हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, महात्मा बुद्ध का एग्जांपल दे सकते हैं कि महात्मा बुद्ध, इस संदर्भ में हम महात्मा बुद्ध का अनुसरण कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि इस संदर्भ में हम महात्मा बुद्ध का अनुसरण कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध का अनुसरण कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध हर व्यक्ति की क्षमता पर विश्वास करते थे। अभी पैरा चेंज नहीं हुआ इसलिए ऑर्डर से ही लिखेंगे। क्षमता पर विश्वास करते थे। ठीक है, हमें जीवन की यात्रा में, हमें जीवन की यात्रा में, जीवन क्या है? एक यात्रा ही है, अलग अलग जिसके पड़ाव है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, है कि नहीं? ये क्या है? जीवन के पड़ाव ही है। ठीक है, अपना टाइम आएगा कहते हैं और एक दिन सच में टाइम आ जाता है और चार लोग उठा के कंधा पे ले जाते हैं। ठीक है, और जो लोग अपना टाइम आएगा नहीं करके क्या करते हैं? एफर्ट लगाते हैं। अब बिल्कुल कहानी में आगे लिखवाऊंगा आपको, कहानी तो लिख ही सकते हैं, निबंध तो सुंदर कहानी से ही बनेगा। बिल्कुल, हमें जीवन की यात्रा में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबका जीवन आसान नहीं होता है, चुनौतियों का, और अगर जीवन आसान है तो फिर वो जीवन थोड़े है, सामना करना पड़ता है। हम इन चुनौतियों से निपट कर जब
आप चुनौतियों से निपटते हैं ना तो मजबूत बनते हैं, स्वयं को मजबूत बनाते हैं। अगर समस्या नहीं आए, अगर जंगल में आपको बता दूं कि अगर जंगल में हिरन अगर सुरक्षित होता तो हिरन इतना तेज दौड़ने वाला जीव नहीं होता। यानी जो सवाना का जो ग्रासलैंड है, सवाना का जो घास का मैदान है, उसमें यदि बहुत सारे मांसाहारी जीव नहीं होते हिरन को खाने वाले, तो हिरन इतना तेज दौड़ने वाला जीव नहीं होता। हिरन इसलिए इतना तेज, शुतुरमुर्ग इतना तेज दौड़ने वाली पक्षी नहीं होती, जिसको उड़ना नहीं आता लेकिन वो दौड़ती है। क्यों? क्योंकि उसे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करता है और उस रेस में जो जिस दिन हार जाते हैं, ठीक है, रेस लगता है। आप सवाना ग्रासलैंड में चले जाएंगे अफ्रीका में, तो वहां पे रेस लगता है, ठीक है, किसके बीच में? हिरन के बीच में और उसके बाद जाकर के दूसरे मांसाहारी जीव के बीच में। तो हिरन और उस मांसाहारी जीव के बीच में रेस लगता है और जिस दिन जिसका कॉन्फिडेंस हाई होता है, दोनों दौड़ता है, और जिस दिन जिसका कॉन्फिडेंस हाई होता है वो जीतता है। एक जीतता है तो उसकी जान बच जाती है, दूसरा भी जीतता है तो उसकी जान बच जाती है। कहने का तात्पर्य है कि एक जब जीतता है तो शिकार होने से बच जाता है और दूसरा अगर जीत जाता है तो उसे भोजन मिल जाती है, जिसकी वजह से वो भूखे मरने से बच जाता है। तो इस तरह से जीवन भी क्या है, एक रेस की तरह होती है। और अगर चुनौती नहीं आए तो क्या होता है? तो मॉरिशस के डोडो पक्षी वाला हाल होता है। मॉरिशस में एक डोडो पक्षी पाया जाता था। मॉरिशस आइलैंड है, आपको बता दूं, हिंद महासागर में, जहां पे डोडो नाम का एक बर्ड पाया जाता था जो विलुप्त हो गया। वो इसलिए विलुप्त हो गया क्योंकि उस आइलैंड पे उसको खाने या नुकसान पहुंचाने वाला कोई जीव था ही नहीं, जिसकी वजह से वो बेचारे निश्चिंत रहते थे जीवन में और खा करके इतने मोटे-मोटे हो गए कि डोडो पक्षी 4 कदम चलते थे तो क्या होता था? गिर जाता था। मतलब पक्षी ऐसा था कि पैरों से गिर जाता था, पैर से चल नहीं पाता था। क्यों? आलसी हो गए थे, क्योंकि उनको कोई चुनौती का नहीं सामना करना पड़ता था। और अचानक से यूरोपियन लोग जब आना वहां पे शुरू हुआ और यूरोपियन लोगों के साथ जो चूहे वगैरह सब आए और यूरोपियन लोग खुद भी आए, उन लोगों ने एक करके डोडो पक्षी को खत्म कर दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर जीवन में समस्या नहीं आएगा तो आप मजबूत कैसे बनेंगे? ठीक है, जीवन में जो समस्याएं आती है वो आपको मजबूत बनाने के लिए आती है। और हमें कई बार क्या लगते रहता है कि ईश्वर हमसे नाराज है, ईश्वर तो मेरा हो ही नहीं सकता, ईश्वर तो मुझे पे ध्यान ही नहीं दे रहे मेरे जीवन में। कठिनाइयां जो होती है आपको क्या करती है? मजबूत बनाती है। ठीक है, तो इन चुनौतियों से निपटकर हम स्वयं को सकारात्मक, समर्थ और सफल बनाते हैं। इन चुनौतियों से निपटकर हम स्वयं को मजबूत और सफल बनाते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, और सफल बनाते हैं। देखिए कितना अच्छा निबंध पूछा गया था। निबंध आपके जीवन को चेंज करेगा अगर आपने निबंध के वास्तव में मतलब को समझ लिया। कई शिक्षकों को मैं देखता हूं कि वो बोलते हैं निबंध जीएस का विस्तार है। निबंध जीएस का विस्तार नहीं है। निबंध एक ऐसी कला है, एक ऐसी गद्य रचना है साहित्य में, जिसको सुंदर सुंदर पद्य रचना के साथ आप उसको जोड़ करके इतनी सुंदर रचना बना सकते हैं जो सामने वाले को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, और सफल बनाते हैं। अब देखिए किसी ने सच कहा है, देखिए यहीं पे हम क्या करेंगे कि कोट करेंगे। अगर हमें कई बार किसी शायर या किसी कवि का नाम याद हो तो हम नाम लिखेंगे। यदि हमें किसी शायर या कवि का नाम नहीं याद हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि किसी ने सच कहा है। ठीक है, किसी ने, एक मूवी का लाइन है, ठीक है, किसी ने सच कहा है देने के बाद डैश देंगे। ठीक है, और अब उस लाइन को लिखेंगे। ठीक है, अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। तो खुद पर कर यकीन, एक मूवी का लाइन है ये। तो खुद पर कर यकीन, खुद पर कर यकीन, न खुद को हताश कर, न खुद को हताश कर, खुद पर कर यकीन, न खुद को हताश कर, करेगा कोई मदद तेरी, न इसकी तू आस कर। करेगा कोई मदद तेरी, करेगा कोई मदद तेरी, न इसकी तू आस कर। हर व्यक्ति को तो 24 घंटा मिलता है, न इसकी तू। कोई बहुत सफल हो जाता है और कोई मध्यम सफल होता है और कोई बिल्कुल सफल नहीं होता है। 24 घंटा तो सबको मिलता है ना। करने सॉरी, करेगा, ऐसे लिखिए, ठीक कर लीजिए इसको। करेगा कोई मदद तेरी, न इसकी तू आस कर। इन्वर्टेड कॉमा बंद, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद कोटेशन। ये है हमारा इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना। आपको एग्जाम हॉल में मैंने यहाँ हेडिंग में प्रस्तावना लिखाया था, इस चीज को आप बात को ध्यान से समझेंगे। लेकिन एग्जाम हॉल में, ठीक है, परीक्षा हॉल में जब आप आंसर लिखेंगे तो हेडिंग में आप प्रस्तावना नहीं लिखेंगे। ध्यान रखिए इस चीज को कि हेडिंग में प्रस्तावना ऐसे नहीं लिखना है। क्या होता है कि फर्स्ट पैराग्राफ जो होता है उसी को क्या किया जाता है? फर्स्ट पैराग्राफ इज कंसीडर्ड टू बी इंट्रोडक्शन एंड द लास्ट पैराग्राफ इज कंसीडर्ड टू बी अ कंक्लूजन। यानी पहला जो पैराग्राफ होता है उसको मान लिया जाता है कि वो आपका प्रस्तावना है और अंतिम जो पैराग्राफ होता है आपके निबंध का उसको मान लिया जाता है उपसंहार या निष्कर्ष है। तो आप हेडिंग में प्रस्तावना या उपसंहार नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन मेन बॉडी का जो हेडिंग सब जो मैंने दिलवाया है, सब हेडिंग वगैरह सब ये लिखना चाहिए, क्योंकि इससे आपके विचार निकल करके सामने आता है और उनको भी पता चलता है कि आप क्या लिख रहे हैं निबंध में। तो ये सब हेडिंग लिख सकते हैं आप, सब हेडिंग है सब, ठीक है। लेकिन प्रस्तावना ऐसे करके ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। और इस तरह से हम लोग जब एक निबंध का प्रस्तावना लिखेंगे, ठीक है, तो इसमें हमने क्या क्या बताया? इसमें हमने उस कोटेशन को, शब्द को, वो जो क्वेश्चन पूछा गया उसको कोट करते हुए हमने उसकी मीनिंग बताई और मीनिंग बताने के साथ उसको एक्सप्लेन करते हुए एक स्टेटमेंट के साथ या एक लाइन के साथ हम लोगों ने इसको कनेक्ट कर दिया। और इस तरह से हमने समझाने का प्रयास किया कि मुझे इस विषय की समझ है और मैं आगे क्या लिखने वाला हूँ ये भी आपने वहां पे क्लियर कर दिया। हाँ, पंकज कुमार कह रहे हैं कि टाइम बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। अच्छा, मेरा स्टूडेंट रहे संजीत कुमार जी, स्वागत है। चलिए, स्वागत है, मेरे प्रिय विद्यार्थी हैं संजीत कुमार जी, चलिए, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि यही तो है करत करत अभ्यास के, है ना, जन्मति होत सुजान। निबंध जो है पहले तो सीखेंगे, एक अच्छे शिक्षक को चुनेंगे, एक अच्छे संस्थान को चुन करके, अच्छे शिक्षक को चुन करके हम लोग निबंध पढ़ेंगे। जब हम निबंध पढ़ लेंगे, पंकज कुमार जी भी स्वागत है आपका भी, ठीक है। अब देखिए क्या है कि उसके बाद जाकर के जब हम निबंध अच्छे शिक्षक को चुनेंगे, हम उनसे पढ़ लेंगे, हम अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करके ही तो परफेक्ट बनते हैं लोग। और अभ्यास करेंगे और जैसे जैसे अभ्यास करेंगे वैसे वैसे अच्छा निबंध भी लिखना सीख जाएंगे और टाइम मैनेजमेंट भी सीख जाएंगे, ठीक है पंकज। तो कहने का तात्पर्य है कि समय प्रबंधन, आगे तो समय प्रबंधन पे भी एक निबंध में कराने वाला हूं आप लोगों को। तो बेटर टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है? पहले दिन ही नहीं हो जाता है। हो सकता है पहले दिन आप 3 घंटा में एक ही निबंध लिख पाएंगे, फिर बाद में क्या करेंगे, जब आप अभ्यास करेंगे तो 2 घंटा में एक निबंध लिख पाएंगे, और जब आप 45 मिनट से 50 मिनट, 1 घंटा भले ही एक निबंध का आपको समय दिया गया हो, गुड इवनिंग, तो 1 घंटा एक निबंध के लिए समय भले ही दिया गया है, लेकिन उसमें 5 मिनट आपको उस टॉपिक को समझ करके उसमें व्यतीत करना है। क्योंकि जब आप 5 मिनट टॉपिक को समझेंगे तभी लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप बिना समझे हुए लिखेंगे तो 2-4 पन्ना फालतू लिखने के बाद पता चलेगा कि नहीं ये कुछ और रहा है और मैं लिख कुछ और रहा हूं, तो फिर आपके पास लौटने का वक्त नहीं होगा वापस लौटने का, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो 5 मिनट तो आपको टॉपिक को 2-3 बार पढ़ करके समझ लेना है एकदम अच्छे से, और जब आप समझ लेंगे तो फिर 5 मिनट जो है आपको सिनॉप्सिस बनाने में जरूर लेना चाहिए। ये सिनॉप्सिस जिसको मैंने रफ पेज में बनवाया, क्योंकि ये डायरेक्शन है कि आपकी ऐसे किस तरह बढ़ेगी, आपकी निबंध की दिशा क्या होगी, ये आपका सिनॉप्सिस तय करेगा, ठीक है। तो आपको सिनॉप्सिस बनाने में भी 5 मिनट जरूर समय व्यतीत करना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि आपको 50 मिनट में निबंध लिखना है, 60 मिनट में नहीं, इस बात का ध्यान रखना है। और ये 50 मिनट में आप निबंध तभी लिख पाएंगे जब आप अभ्यास करेंगे। तो शुरू में सबके लिए कठिन है, ठीक है, हर व्यक्ति के लिए कठिन है, और जिनको अगर सही गुरु और सही संस्थान नहीं मिला उनके लिए तो और कठिन है। वो रट करके लिखने की कोशिश करेंगे, आपको कम से कम अच्छा संस्थान और अच्छे मार्गदर्शक की टीम मिल रही है, दिल्ली से है, पटना से है, सिर्फ पटना ही नहीं दिल्ली से भी हम लोग मिलकर के आप लोगों को ये निबंध पढ़ाने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, अब समझ में आने लगेगा, क्लासेस कीजिए। मैं 20 निबंध पढ़ाऊंगा तो 20 निबंध को 20 तरीके से शुरू करना सिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है, ठीक है। 20 निबंध को मैं 20 तरीके से शुरू करना सिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन, और जैसे मैंने कहा था कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो पहला जो इंप्रेशन आपका बनेगा वही इंप्रेशन आपका लास्ट इंप्रेशन होगा। अब जो हमारा मुख्य भाग होगा या विषय विस्तार जिसको कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग या तो मुख्य भाग कहते हैं या विषय विस्तार या मेन बॉडी कहते हैं। अच्छा, मैंने अपना परिचय नहीं दिया था, वैसे मेरा नाम वहाँ पे लिखा हुआ है रवि झा सर। मेरा पूरा नाम रवि कुमार झा है और मैं मुखर्जी नगर से आप लोगों को अभी लाइव पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं मुखर्जी नगर से लाइव आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो दिल्ली की टीम भी आपकी है, दिल्ली और पटना मिलकर के बहुत ही बेहतरीन टीम। राहुल सर खुद भी बहुत अनुभवी टीचर है, बहुत अच्छे और बहुत लोकप्रिय शिक्षक है, आप लोगों के बीच में बहुत प्यार उनको मिलता है छात्रों की तरफ से। तो सर ने एक अच्छी टीम बनाने की कोशिश की है, तो दिल्ली और पटना से मिलकर एक अच्छी टीम बनाई गई है ताकि हम लोग मिलकर एक बेहतर रिजल्ट दे सके। ठीक है, आप लोगों को बेहतर मार्गदर्शन कर सके। तो संजीत कुमार कह रहे हैं कि मधुबनी से हैं सर आप। ठीक है, बिल्कुल। तो रवि कुमार झा मेरा नाम है। मैं मूल रूप से बिहार के मधुबनी जिले के बेनीपट्टी नाम का एक अनुमंडल है, वही गांव भी है और अनुमंडल भी हम लोग का गांव है और अनुमंडल मुख्यालय भी है, तो वहीं से मैं हूं। और मैंने अपनी जो हायर एजुकेशन है वो दिल्ली में प्राप्त की है। मेरी जो शुरुआती पढ़ाई हुई है वो नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड में हुई है, और उसके बाद जाकर के मैंने आगे की जो पढ़ाई है हायर एजुकेशन, कुछ समय में बिहार में रहा हूं एक छोटे से समय के लिए, उसके बाद जाकर के मैंने हायर एजुकेशन दिल्ली में प्राप्त की है और दिल्ली में पिछले 8 साल से मैं मुखर्जी नगर में पढ़ा रहा हूं। ठीक है संजीत कुमार जी। चलिए, संजीत कुमार जी पूरा मेरा कुंडली निकाल करके रखे हुए। चलिए, तो मुख्य भाग या विषय विस्तार, ठीक है, मुख्य भाग या विषय विस्तार की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। चलिए, अब देखिए मुख्य भाग या विषय विस्तार में हमें क्या लिखना है, अपनी सहायता स्वयं कैसे करें, यही था ना। चलिए, नीतीश कुमार जी भी बेनीपट्टी के हैं। चलिए, तो अपनी सहायता स्वयं कैसे करें, पहला सवाल तो यही है कि अपनी सहायता स्वयं करें। तो स्वयं कैसे अपनी सहायता करेंगे? भगवान ने आपको भी 4 हाथ पैर दिए हैं, मतलब 2 पैर 2 हाथ दिए हैं, सबको उतना ही दिया हुआ है। तो हम किसी दूसरे 2 हाथ और 2 पैर वाले पे की सहायता की क्यों उम्मीद करें? हमें भी 2 ही पैर और 2 हाथ मिले हैं ईश्वर के द्वारा, उसको भी 2 पैर। आप तो देखेंगे कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके 2 पैर की जगह 1 पैर है। आगे मैं एक कहानी भी आपको यहाँ पे सुनाऊंगा। कहानी तो मैं हर निबंध में एक जुड़वा दूंगा आपको, ऐसी कहानी जो आपके जीवन को भी बदल देगी, ना सिर्फ आपको मार्क्स दिलाएगी बल्कि आपकी लाइफ को भी चेंज कर सकती है। ठीक है, तो हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, अपनी सहायता स्वयं कैसे करें। चलिए, यही हमारा लाइन होगा, यानी कि पहला सब हेडिंग होगा अपनी सहायता। ये एग्जाम में लिखना है, ये लाइन नहीं लिखना है, मुख्य भाग या विषय विस्तार। अपनी सहायता स्वयं कैसे करें। अब देखिए इसकी शुरुआत कैसे करेंगे हम लोग, अपनी सहायता स्वयं कैसे करेंगे। तो देख, रामधारी सिंह दिनकर, आप तो बिहार के उस जमीन से है जिस जमीन ने आपको रामधारी सिंह दिनकर जैसे कवि दिए। और अगर दिनकर की भूमि पे अगर कोई बच्चा है जो दिनकर की भूमि पे यानी बिहार में पैदा हुआ है, उसे ये बात समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिहार का बच्चा जो है वो बाढ़, सूखा, पलायन, गरीबी, बेरोजगारी, बहुत सारी समस्याओं को झेलता है। और इतनी समस्याओं को झेलने के बाद वो इतना मजबूत हो जाता है कि वो दिल्ली हो, मुंबई हो, कहीं पे भी जाकर के अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाता है, अपनी मेहनत का लोहा मनवाता है, किसी भी क्षेत्र में जाए, मजदूरी भी करे, कुछ भी करे, और उसके बाद जाकर के वहां पे न सिर्फ स्वयं को एस्टैब्लिश करता है बल्कि वहां पे कमा करके जमीन भी खरीदता है, मकान भी बनाता है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे मुंबई हो, कहीं पे भी। तो ये कहां से आया उसके अंदर, ये उसके अंदर जो क्षमता आई वो विपरीत परिस्थिति जो बिहार में थी उसने उसको प्रदान की। और रामधारी सिंह दिनकर तो हमारे आदर्श हैं, हमारे आपके। तो उनसे हम लोग शुरू करेंगे विषय विस्तार को कि सम्मुख असंख्य बाधाएं हैं। चलिए देखिए, कोटेशन उन्हीं का लेते हैं, सम्मुख असंख्य। मैं इतनी शायरी और इतनी कविता हर टॉपिक में करा दूंगा आप लोगों को कि आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतनी कविता, इतनी कहानी, इतनी शायरी। बेगूसराय वालों का भी स्वागत है, पंकज कुमार जी। सम्मुख असंख्य बाधाएं हैं, सम्मुख असंख्य बाधाएं हैं, गर्दन मरोड़ते बढ़े चलो, गर्दन मरोड़ते बढ़े चलो। उनकी एक कविता है ना, अरुणोदय, गर्दन मरोड़ते बढ़े चलो। अरुणोदय है यह उदय नहीं, अरुणोदय है यह उदय नहीं, उदय नहीं। चट्टान फोड़ते बढ़े चलो, चट्टान फोड़ते बढ़े चलो। इनका है ये रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, शुरुआत यहां से करेंगे। अब अपनी सहायता स्वयं कैसे करें, प्रश्न हमने उठाया है तो जवाब भी हमें, उत्तर भी हमें स्वयं ढूंढना पड़ेगा। तो हम लोग इसमें महात्मा बुद्ध का वो ले सकते हैं। महात्मा बुद्ध का यह उपदेश, ठीक है, महात्मा बुद्ध की बात करें, ठीक है, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हमारी सफलता और खुशी हमारे अंदर ही मौजूद है। खुश रहिए अक्षय कुमार जी भागलपुर से। ठीक है, महात्मा बुद्ध का उपदेश देखिए, जैसे मैंने कहा ना कि जब हम नया पैराग्राफ लिखेंगे तो थोड़ा सा बॉर्डर छोड़ करके लिखेंगे, और जब दूसरा लाइन लिखेंगे तो फिर बॉर्डर से लिखेंगे। तो महात्मा बुद्ध का उपदेश हमें यह सिखाता है कि, महात्मा बुद्ध का उपदेश हमें यह सिखाता है कि और कि सफलता और खुशी के और खुशी हमारे अंदर ही मौजूद है। देखते हैं कई लोग ऐसे होते हैं जो लाखों रुपए कमा रहे होते हैं लेकिन तनाव में होते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, और खुश रहिए। और कई लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े पे ही खुश हो जाते हैं। ठीक है, यानी कई लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर 2 रोटी मिल जाए, ठीक है, रात को अगर खाना मिल जाए, नमक रोटी भी मिल जाए तो खुश रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दुखी होते हैं कि पड़ोसी को इतना मिल गया। ज्यादातर लोग तो इसलिए दुखी रहते हैं कि पड़ोसी खुश है। तो पड़ोसी के खुशी दुखी से, ये खुशी से दुखी होने वाले भी लोग हैं बहुत सारे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अगर 2 रोटी मिल गया, एक छत मिल गई तो उसी में प्रसन्न है। तो प्रसन्नता क्या होती है? खुशी, सफलता और खुशी हमारे अंदर ही है। हमें बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, अंदर ही है। हमें बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल जितेंद्र जी, ऐसा ही हो रहा है, बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, आगे प्रश्न यह उठता है कि अपनी सहायता स्वयं कैसे करें। ठीक है, प्रश्न यह उठता है कि अब ऐसे करके लिख सकते हैं। प्रश्न यह उठता है कि देखिए, मैं कुछ निबंध क्यों लिख के बता रहा हूँ, क्योंकि आपको के मन में जो निबंध को लेकर के जो धारणा है ना कि कैसे निबंध लिखना है वो समाप्त हो जाएगी, मतलब डर समाप्त हो जाएगा। सहरसा जिला वालों का भी स्वागत है, मेरे कई सारे स्टूडेंट हैं जिला सहरसा से। ठीक है, तो अब प्रश्न यह उठता है कि
हम अपनी सहायता स्वयं कैसे कर सकते हैं? स्वयं कैसे? एक मॉडल निबंध में लिखवा करके ही बता रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ निबंध पे लेक्चर देने पे काम नहीं चलेगा। क्लास में मैं जितने भी क्लास कराऊंगा ऐप पे, उसमें मैं जितने भी टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको सब टॉपिक के मॉडल निबंध क्लास में लिखवा दूंगा आप लोगों को, ताकि आपको निबंध लिखना आ जाए। और जब एक बार आ गया ना निबंध लिखने को, तो फिर आपको कोई भी टॉपिक मिलेगा आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट भी आ जाते हैं कई सारे निबंध, तो मेरे डायरेक्ट भी आ जाते हैं, नहीं भी आया डायरेक्ट तब भी अच्छा स्वागत है। सिवान जिला वालों का भी, मोतिहारी जिला वालों का भी स्वागत है। ठीक है, तो क्या लिखा हमने? हमने लिखा कि हम अपनी सहायता स्वयं कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमें, ठीक है, 3 स्तर पर कार्य करना होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें 3 स्तर पर कार्य करना होगा। करना होगा ये है, देखिए कौन-कौन से कार्य करने पड़ेंगे? कौन से 3 कार्य करने पड़ेंगे? आपके सिनॉप्सिस में ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ है। हमें अपनी क्षमता और कमियों को पहचानना होगा, अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा तथा इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निरंतर प्रयासरत रहना होगा। अब देखिए कैसे करेंगे अपनी सहायता? हमें अपनी, देखिए अपनी क्षमता और कमी को पहचानना जरूरी है। इंसान के अंदर, पहले लिख देता हूं मैं फिर समझाता हूं, हमें अपनी क्षमता और कमियों को पहचानना होगा। देखिए कई लोग क्या होता है, उनको लगता है कि मेरे अंदर बहुत क्षमता है और वो अपनी क्षमता को गलत ढंग से आइडेंटिफाई करते हैं, और उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम क्या होता है कि जब तक आप अपनी क्षमता को पहचान, देखिए कमी हर इंसान में होती है, लेकिन जो सक्सेस, कई लोग ऐसे हो जाते हैं कि तमाम कमियों के बावजूद कई लोग सक्सेस हो जाते हैं। उसका कारण क्या होता है? तो उनके अंदर जो अच्छाइयां होती है, जो अपनी गुण होती है, कई लोग लगता है मुझे कुछ भी नहीं आता है। आपके अंदर खुद आइडेंटिफाई कीजिए, कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर है। आप देखेंगे कि एक व्यक्ति, एक मैंने देखा था कि जिसके दोनों पैर नहीं है, दोनों पैर जांघ के पास से कट गया है, और वो मोटिवेशनल स्पीकर है। अगर वो अपनी क्षमता को नहीं पहचानता कि मेरे पैर नहीं है तो मैं किसी काम का नहीं हूं, तो फिर वो नहीं सक्सेस हो पाता। लेकिन उसने पहचाना कि मैं बहुत अच्छा वक्ता हूं, तो उसके लिए मुझे पैर की जरूरत नहीं है, मेरे दोनों पैर नहीं है, कोई मतलब नहीं है, मेरे हाथ है, ठीक है, मैं कहीं पे खड़ा होकर के बहुत अच्छा लोगों को भाषण दे सकता हूं, बोल सकता हूं, मोटिवेट कर सकता हूं, जगा सकता हूं, तो उसने वो मोटिवेशनल स्पीकर बन गया। तो कहने का तात्पर्य है कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ क्षमता जरूर होती है, लेकिन ज्यादातर व्यक्ति अपने सिर्फ कमियों को पहचानकर उसी का रोना रोते रहते हैं, यार मेरे अंदर इतनी कमी है। ठीक है, आपको दिखा दूं कि कई तरह के लोग, कई ऐसे जो है जो बचपन से मान के चलिए कि वामन पैदा हुए। वामन का मतलब आप जानते हैं कि बौना पैदा हुआ, छोटा सा हाइट का। अब वो बौना पैदा हुआ तो उसने मान लिया, कई लोग मान लिया कि इसका तो जीवन ही बेकार हो गया। लेकिन कई सारे वामन को देखेंगे कि इतने अच्छे एक्टिंग और इतनी अच्छी कॉमेडी करते हैं कि उनके लाखों लोग फॉलोअर हैं, और एक सामान्य आईएएस से भी ज्यादा कमा रहे हैं महीने में। तो कहने का तात्पर्य है कि सर्वप्रथम हमें क्या करना चाहिए? अपनी क्षमता और कमियों को पहचानना होगा। पुनः अपने लिए, जब आप अपनी कमी और क्षमता को पहचान लेते हैं ना, तो अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा। पुनः अपने लिए, देखिए कितना सुंदर निबंध बीपीएससी ने पूछा हुआ है, कितना अर्थ निकलता है। पुनः अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा। देन सेट अ गोल फॉर योरसेल्फ। पुनः अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा। अब देखिए राइट ब्रदर्स का आप लोगों ने नाम सुना होगा। राइट ब्रदर्स अगर ये मान लेता, ठीक है, राइट ब्रदर्स, देखिए इंसान की कमी और क्षमता मैं आपको बता दूं क्या है। इंसान की सबसे कमी ये है कि इंसान पक्षियों की तरह नहीं उड़ सकता है। पक्षी अपने शरीर से कई गुना ज्यादा ऊंचाई पे उड़ता है, कई मीटर ऊंचाई पे उड़ता है। मनुष्य जो है एक बिल्डिंग से छलांग लगाए तो हाथ पैर टूट जाएगा, गिर जाएगा, मनुष्य नहीं उड़ सकता है। लेकिन अगर ये मनुष्य मान लेता कि मेरे अंदर क्षमता ही नहीं है, मैं पक्षियों की तरह नहीं उड़ता, और हार मान लेता, तो क्या आज चंद्रमा पे जा पाता? पक्षी के पास पंख है, बावजूद पक्षी हमारे क्षोभ मंडल में एक निश्चित ऊंचाई तक उड़ सकता है। मनुष्य के पास क्षमता नहीं है उड़ने की, पंख नहीं है, लेकिन मनुष्य ने अपनी क्षमता को पहचाना, वो क्षमता था उसके आविष्कार करने की क्षमता, उसका ब्रेन, और उस क्षमता का जब उसने बेस्ट यूज किया तो वो दूसरे ग्रह पे भी जा सकता है, वो चंद्रमा पे भी जा सकता है, जो पक्षियों के लिए संभव नहीं है। तो कहने का मतलब है कि आप अपनी क्षमता को पहचानेंगे, फिर उसके बाद आपके अंदर अच्छाइयां और कमियां दोनों चीजें हैं। ठीक है, और जब आप अपने अंदर की कमियों को भी पहचान जाएंगे तो ये पता चलेगा कि नहीं, ये लक्ष्य मेरे लिए नहीं है। ठीक है, ये लक्ष्य मेरे लिए नहीं है। मैं चाहूं तो पहाड़ को नहीं उठा सकता हूं, ठीक है, पहाड़ को उठा के मैं साइड नहीं कर सकता हूं, ठीक है, बिल्कुल शुभम जी, तो मैं चाहूं तो पहाड़ को उठा के साइड नहीं कर सकता हूं, लेकिन मेरे अंदर क्षमता है कि मैं उस पहाड़ को काट करके रास्ता बना सकता हूं। यानी गहलोर गांव के रास्ते पे आने वाले, गहलोर की जो पहाड़ी है, ठीक है, उसको हटा करके, उठा करके दशरथ माझी के अंदर क्षमता नहीं थी कि वो उस गहलोर की पहाड़ी को उठा करके साइड कर दे, ताकि गांव जो है सीधे सीधे गांव के लिए रास्ता निकल जाए। लेकिन उसके उनको अपनी क्षमता पे विश्वास था कि मेरे अंदर, मैं इस पहाड़ को हनुमान जी की तरह नहीं उठा सकता, लेकिन इस पहाड़ को काट के मैं रास्ता बना सकता हूं। ठीक है, इस पहाड़ को मैं काट के रास्ता बना सकता हूं, और उन्होंने अपनी उस क्षमता को पहचाना, और परिणाम है कि उन्होंने गहलोर की पहाड़ी को काट करके रास्ता बनाया। तो क्या है यहाँ पे? ठीक है, सारे एग्जांपल तो बिहार में है ही आपके। तो पुनः अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा। तो आप अपनी कमी और अपने शॉर्टकमिंग्स पे जब आप पहचान जाएंगे, अपनी पोटेंशियल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई योर पोटेंशियल एंड शॉर्टकमिंग्स, यानी अपनी क्षमता और कमियों को पहचानना है। पुनः अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करना है, तथा अब देखिए आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि मुझे एसडीएम बनना है, लेकिन उसके बाद जाकर के रजाई तान के सो जाएंगे तो क्या एसडीएम बन जाएंगे? मतलब आप बोलेंगे कि नहीं, मैंने तो लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि मुझे एसडीएम बनना है, मुझे डीएसपी बनना है, लेकिन उसके बाद जाकर के फिर रजाई में आराम से सोए हुए खराटे ले रहे हैं, आराम से मोबाइल चला रहे हैं, पूरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है, क्यों ढूंढते हो मुझे दुनिया की तन्हाई में, और मैं तो ऑनलाइन हूं अपनी रजाई में। तो कहने का तात्पर्य है कि उससे आप एसडीएम नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो सिर्फ लक्ष्य निर्धारित करने से काम नहीं चलेगा कि मेरा गोल बीपीएससी है, सबको बताते रहेंगे कि मेरा गोल बीपीएससी है। आप क्या करेंगे? तो लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निरंतर प्रयासरत रहे। क्या करना पड़ेगा? लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निरंतर प्रयासरत रहे। देखिए बीपीएससी ने कितना अच्छा मुझे तो खुशी हुई थी जब बीपीएससी ने निबंध को शामिल किया था। ये तो आपके जीवन को बदलने वाला सब्जेक्ट है। लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निरंतर प्रयासरत रहना होगा। ऐसा नहीं कि एक दिन उत्साह में आकर के 18 घंटे जाके लाइब्रेरी में पढ़ लिए। ठीक है, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। सुपौल जिला वालों का स्वागत है, खुश रहिए। ठीक है, मतलब मेरा सौभाग्य है, मैं तो सौभाग्य अपने आप को मानता हूं कि मुझे शिक्षक बनने का मौका मिला। मैंने भी तो अपनी कमी को पहचाना। मैं आईटी इंजीनियर नहीं बन सकता हूं, मुझे पता था। ठीक है, तो मैं शिक्षक बनना मैंने स्वीकार किया, फिर मैंने मेहनत किया। ठीक है, आपके सामने है रिजल्ट। आगे तो प्रयासरत रहना होगा, यानी कि सिर्फ लक्ष्य निर्धारित करने से कार्य नहीं चलेगा। आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निरंतर प्रयासरत रहना पड़ेगा। हो सकता है समय ज्यादा लग जाए, 1 साल में सफलता ना मिले, 1.5 साल में ना मिले, 2 साल में। अच्छा, मेरे पड़ोसी भी है यहाँ पे दरभंगा वाले। चलिए वेरी गुड। तो कहने का तात्पर्य है कि निरंतर प्रयास करना होगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन मन आया तो 18 घंटे पढ़ लिए और दूसरे दिन मन हुआ तो 12 घंटा सोए हुए, ऐसा नहीं काम चलेगा। निरंतर आपको प्रयास करना पड़ेगा। अब देखिए ये जो हम लोगों ने लिखा है, निरंतर प्रयासरत रहना होगा जब तक कि सफल ना हो जाए। ठीक है, जब तक कि सफल ना हो जाए।
जब तक कि सफल ना हो जाए। तो लगातार प्रयासरत करना होगा। नहीं कहते हैं कि है पर्वत बहुत ऊंचा मगर, मैंने एक बहुत पहले एक शेर लिखा था उनको कोट करते हुए दशरथ मांझी को, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको कई सारे सुनाए थे अपने लिखे हुए, कि है पर्वत बहुत ऊंचा मगर उसका हौसला भी कुछ कम नहीं। है पर्वत बहुत ऊंचा मगर उसका हौसला भी कुछ कम नहीं। दशरथ का रास्ता रोक दे, किसी पर्वत में इतना इतना दम नहीं। निकल चुका है छेनी हथौड़ी लेकर, अब खुद को वापस मोड़ेगा नहीं। उसे कितना भी वक्त लगे, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक तोड़ेगा नहीं। तो आप इसको यहाँ पे कोटेशन कर सकते हैं, कि कोट कर सकते हैं कि है पर्वत बहुत, अब मेरा नाम भी चाहे तो लिख सकते हैं कि मैंने लिखा है, नहीं चाहे तो आप लिख सकते हैं कि समवन हैज ट्रूली सेड दैट, किसी ने सच कहा है, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। तो है पर्वत बहुत ऊंचा मगर का हौसला भी कुछ कम नहीं। मोटिवेशन के लिए आपको रील देखने की जरूरत नहीं है, मेरा निबंध का क्लास कर लीजिए, आप खुद मोटिवेट हो जाएंगे जीवन में। हर टॉपिक को मैं ऐसे पढ़ाता हूँ, ठीक है। मोटिवेशन के लिए आपको रील की जरूरत नहीं पड़ेगी, निबंध भी तैयार हो जाएगा और मोटिवेट भी हो जाएंगे आप, और रील देखेंगे तो निबंध भी तैयार होगा, वो मोटिवेशन नहीं काम, ये मोटिवेशन आपका टॉपिक तैयार कर देगा, ठीक है। तो है पर्वत बहुत ऊंचा मगर उसका हौसला भी कुछ कम नहीं। दशरथ का रास्ता रोक दे, या दशरथ मांझी का, बिहार से भी कनेक्ट हो रहा है चीजें। किसी पर्वत में इतना दम नहीं, गहलोर के पहाड़ी की बात हो रही है, पर्वत में इतना दम नहीं। निकल चुका है छेनी हथौड़ी लेकर, सिर्फ छेनी हथौड़ी से उसने पूरे पर्वत तोड़े थे, उसके पास कोई बुलडोजर नहीं था। निकल चुका है छेनी हथौड़ी लेकर, छेनी डैश हथौड़ी ऐसे लिखेंगे, ठीक है। लिखना भी सीखना है आप लोगों को, हंसी दरगी सब सिखा दूंगा मैं। अब खुद को वापस मोड़ेगा नहीं, उसी भाषा में जो मूवी में दिखाया गया। उसे कितना भी वक्त लगे, टाइम लग सकता है, जरूरी है हमेशा तुरंत ही सफलता मिल जाए, उसे कितना भी वक्त लगे, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, ठीक है। मेरा नाम भी लिख सकते हैं, मैंने लिखा है कविता, ठीक है। चलिए वेरी गुड, स्वागत है, बहुत गया वालों का भी स्वागत है, ऋषि जी स्वागत है आपको, शुभम कुमार जी वेरी गुड। चलिए ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे। अब देखिए हमने तीन यहाँ पे जब हम लोगों ने प्रश्नों की बात की थी, तो हम लोगों ने कहा था कि अपनी सहायता हम स्वयं कैसे कर सकते हैं, तो उसको लेकर के हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था कि हम लोगों ने तीन लाइनों को लिख लिया था और तीन प्रश्नों के हम लोगों ने इसके तीन तरह के जवाब दिए थे, तीन दिया था। पहले क्या था कि हमें अपनी क्षमता और कमियों को पहचानना, यही से आपके आगे की लाइनें निकल करके आएगी निबंध का। पुनः क्या करना है, अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा। कोई जीवन में अगर लक्ष्य ना हो तो फिर मजा नहीं आता जीवन जीने में, लक्ष्य विहीन अगर आप है तो फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद लक्ष्य की प्राप्ति है तो क्या करना है, तो निरंतर प्रयासरत रहना होगा। एक बार आप लोग सेशन को भी लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आ रहा हो तो, कितना भी चलिए ठीक है। तो पहला सवाल क्या था, हमें अपनी क्षमता और कमियों को पहचानना होगा, ठीक है। आइडेंटिफाई योर पोटेंशियल एंड शॉर्टकमिंग्स। जैसे मैंने कहा ना कि इंसान के अंदर कमी यह है कि उसके पास पंख नहीं है उड़ने को, तो इस कमी को राइट ब्रदर्स ने समझा, लेकिन राइट ब्रदर्स ने इसको चैलेंज के रूप में लिया कि कमी भले ही उसके अंदर है, उसे पंख नहीं है, लेकिन उसके पास ब्रेन है, और जिस ब्रेन से वो पंखे की तरह आकृति का एक यान बना सकता है जिससे उड़ने का मजा लिया जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि अपनी कमियों को भी पहचाना और अपनी क्षमता को भी पहचाना। तो अपनी क्षमता और कमियों को पहचाने, सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी क्षमता और कमियों को पहचाने। कबीरदास का एक दोहा है, उसी से शुरू करेंगे इस लाइन को, ठीक है। तो अपनी क्षमता और कमियों को पहचाने। पता नहीं लोग निबंध इतना बोरिंग क्यों करते थे, जबकि निबंध आप देख रहे कितना इंटरेस्टिंग है। हाँ, यहाँ पे एक स्टूडेंट का सवाल आ रहा है कि एग्जाम हॉल में मेंस का आंसर निबंध ही क्यों, ओवरऑल पूरी मेंस का आंसर। तो आपको बता दूं कि आपको एग्जाम हॉल में एक ही कलर सेलेक्ट करना है। अगर आप ब्लैक लेते हैं तो आप पूरे आंसर को ब्लैक से लिखिए, और अगर आप ब्लू पेन लेते हैं तो पूरे आंसर शीट को ब्लू पेन से ही लिखिए। उसका रीजन ये होता है कि अगर आप पेन चेंज करते हैं तो उसको कई बार चीटिंग के रूप में कंसीडर किया जा सकता है कि इस निबंध मतलब इस आंसर में कुछ आंसर स्टूडेंट ने लिख दिए थे, कॉपी खाली छोड़ दिया था जिसको किसी दूसरे ने भरा होगा, इस तरह का डाउट पैदा कर सकता है। इसलिए आप निश्चित कर लीजिए कि आपको ब्लैक अच्छा पसंद है या ब्लू। ब्लैक और ब्लू के अलावा तीसरा कलर नहीं यूज करना है, लेकिन ब्लैक और ब्लू में फ्लेक्सिबल है, आप दोनों में से एक पेन को सेलेक्ट कीजिए और उसी पेन से पूरे मेंस के आंसर को लिखिए, ठीक है। क्लियर है, अब कोई सवाल तो नहीं है निशांत जी, समझ में आ गया, ठीक है। यही चीजें करना है, और आपको अगर डायग्राम और मैप भी बनाना है तो आप उसी पेन से बनाएं, ठीक है। अब कोई सा भी ले आपकी पसंद है, ठीक है। तो यूपीएससी इसकी इजाजत देता है। यूपीएससी जब आईएएस का मेंस अगर आप देंगे तो उसमें आप लाल को छोड़ करके आप किसी भी पेन से दूसरे पेन से डायग्राम या मैप बना सकते हैं, ठीक है। यूपीएससी आपको इजाजत देता है मल्टी कलर पेन यूज करने का, यानी स्क्रिप्ट आप कुछ और में लिखेंगे, टेक्स्ट को लिखेंगे और डायग्राम को किसी दूसरे कलर के पेन से बना करके उसको आप मार्क कर सकते हैं। लेकिन बीपीएससी इसकी इजाजत नहीं देता है, आप आइदर ब्लैक आइदर ब्लू, ठीक है। क्लियर है, नहीं अंडरलाइन भी मत कीजिए, नोट्स को जो लाल पीला हरा करते हैं आपको आंसर को लाल पीला हरा नहीं करना है, ठीक है। बीपीएससी में नहीं करना है। विकास कुमार जी आ गया समझ में, चलिए आगे बढ़े, सब कुछ सिखा देंगे यहाँ पे। चलिए अपनी क्षमता और कमियों को पहचाने। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी क्षमता और कमी को कौन नहीं पहचानता है, अगर हम लोग कबीरदास का एक बोले तो कस्तूरी कुंडल बसे। कस्तूरी क्या होता है पता है, कस्तूरी जो होते हैं एक विशेष प्रकार का सुगंध होता है जो एक हिरण के नाभि से आ रहा होता है, कुंडल अर्थात नाभि से, वेलकम, नाभि यानी कुंडल से आ रहा होता है, और वो पूरी दुनिया में ढूंढ रहा होता है कि यार इतनी अच्छी खुशबू है, कहां से आ रही है, काश मैं उस खुशबू के पास जा पाता और उसे रियल में और नजदीक से फील कर पाता। और इस चक्कर में पूरे जंगल में घूमते रहता है कौन, मस्क डियर। मस्क डियर जो होता है वो इंडिया के नॉर्दर्न जो हिमालयन रेंज है, ठीक है, उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है, हिमालय का क्षेत्र है, वहां पे एक विशेष प्रकार की हिरण पाई जाती है जिसको कहा जाता है मस्क डियर, ठीक है, यानी कि कस्तूरी हिरण। और वो कस्तूरी जो है उसके नाभि में होती है जिससे वो खुशबू आ रही होती है, और वो उसको पहचान ही नहीं पाता कि ये तो मेरे नाभि से खुशबू आ रही है। वो पूरे जंगल में सूंघते रहता है कि ये खुशबू इतनी अच्छी कहां से रही है, काश ये खुशबू अगर मुझे और मिल जाती तो मैं इसको और नजदीक से महसूस करता। यही हाल हमारे और आपका भी है। हम जो है जिन अच्छाइयों को, जिन चीजों को ढूंढते हैं दुनिया में, बाहरी दुनिया में, वो हमारे अंदर खुद मौजूद होता है, हमें बस उसको पहचानने की जरूरत होती है। तो हम कबीरदास को यहाँ पे कोट करके इसकी शुरुआत करेंगे कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही। कस्तूरी कुंडल बसे, कुंडल बसे, बसे ढूंढे वन माही, नहीं लगेगा, एक ही लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा अवधि और ब्रज वगैरह सब लिखा गया है तो आज के हिंदी से अलग हो जाता है कई बार, ठीक है। तो कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन, जबकि आज हम लोग क्या कहते हैं, वन कहते हैं, ठीक है, माही ऐसे लिखेंगे।
जो लिखा जाता है उस हिसाब से आप लोगों ने लिखा है। ऐसे घटी घटी राम है, घटी घटी लिखा हुआ है, आज के लोग हिंदी में कहते हैं घट घट लिखा है, घट घट नहीं लिखा है, ऐसे घटी घटी, घटी घटी मतलब हर जगह। यहाँ राम से तात्पर्य क्या है, यहाँ पे उन्होंने भले ईश्वर का उदाहरण दिया हो, यहाँ राम को हम मान लेते हैं सफलता जीवन का लक्ष्य, तो आपके जीवन का जो लक्ष्य है वो आपके अंदर स्वयं छुपा हुआ है, ठीक है। ईश्वर ने आपके लिए भी एक अच्छा स्क्रिप्ट लिखा है, सबके लिए अलग अलग स्क्रिप्ट लिखा गया है, तो दुनिया में वैरायटी कैसे आती है, वेरिएशंस कैसे आती है। ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया जानत नहीं, दुनिया जानत नहीं, किसने कहा ये? कबीरदास ने। यही बातें हम अपने जीवन के संदर्भ में भी कह सकते हैं कि हमारा जो लक्ष्य है, हमारी जो क्षमता है, वो हमारे अंदर खुद मौजूद है, बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमें खुद के अंदर ढूंढना चाहिए। कहते हैं तो खुद की खोज में निकल, वही चीज है, और खुद की ही खोज में निकले थे कौन? महात्मा बुद्ध, ठीक है। तो ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया जानत नहीं। अब देखिए, अब इसको हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। कबीरदास कहते हैं कि अब यहाँ से शुरू कीजिए, ठीक है, थोड़ा छोड़ करके बॉर्डर, मैंने कहा है कि जब भी आप पैराग्राफ लिखेंगे तो थोड़ा बॉर्डर छोड़ करके। कबीरदास कहते हैं कि, कहते हैं, लिखते हैं, जो लिखे, कहते हैं कि कस्तूरी, कस्तूरी अर्थात, कस्तूरी का अर्थ भी अगर आप बता पाए तो अच्छी बात है। कस्तूरी अर्थात, अर्थात सुगंधित द्रव्य, सुगंधित द्रव्य हिरण के, कस्तूरी हिरण के नाभि में व्याप्त रहता है, नाभि में व्याप्त रहता है। मॉडल आंसर आपको एक रास्ता दिखाएगा कि किस तरह से क्लास होने वाली है आपकी, ठीक है। ऐसे निबंध लिखवाएंगे क्लास में आप लोगों को पूरा डिटेल, आने वाले जितने भी संभावित निबंध है जो 70 में पूछा जा सकता है, सबको ऐसे डिटेल में लिखवाएंगे आपको। तो कस्तूरी अर्थात सुगंधित द्रव्य हिरण के नाभि में व्याप्त रहता है, किंतु ज्ञान या चेतना के अभाव में वह कस्तूरी की खोज में पूरे वन में भटकता रहता है, पूरे वन में भटकता रहता है, ठीक है। इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार राम अर्थात, अब इसको कम्युनल नहीं लेना है, ठीक है। कबीरदास वैसे भी कम्युनल नहीं थे, कबीरदास जो है सेक्युलर थे, ठीक है, तो इसको कम्युनल में नहीं लेना है। तो इसी प्रकार राम अर्थात हमारा लक्ष्य, अर्थात हमारी सफलता हमारे अंदर ही व्याप्त है, अंदर ही व्याप्त है, और हम इसे पहचान नहीं पाते हैं। परिणामतः हम इसकी खोज में, हर इंसान के अंदर देखेंगे आप, जैसे आप देखेंगे तो एक शेर है ना कि हर आदमी में है 10-20 आदमी, जिसे भी देखना हो कई बार देखना, निदा फाजली का एक शेर है। तो अच्छा और बुरा, आपको याद होगा कि आप भी अगर कुछ गलत जब करते हैं जीवन में, आपको ध्यान होगा बुरा से बुरा जो व्यक्ति होता है, आप देखेंगे कि आमतौर पर जितने भी बड़े बड़े क्राइम्स किए जाते हैं वो नशे की हालत में लोग क्यों करते हैं? हल्का नशा करके इसलिए लोग क्राइम करते हैं, या कोई हत्या करना हो या कोई बड़ा क्राइम करना हो तो नशा करके इसलिए करते हैं कि नशा उनकी चेतना को और सोचने समझने की क्षमता को हटा देता है। नहीं तो एक व्यक्ति अगर होश में हो तो कम से कम कितना से क्रूर जो व्यक्ति होता है, एक बार उसके मन में ये आता है कि मैं गलत कर रहा हूं। लेकिन ये होता है कि अच्छाई और बुराई दोनों चीजें उसके मन में चल रही होती है, उसमें जो जीत जाता है, एक बुरा व्यक्ति या एक अपराधी व्यक्ति और सामान्य व्यक्ति में अंतर क्या होता है? सामान्य व्यक्ति और जो अपराधी होता है दोनों में अंतर ये होता है कि दोनों में अच्छाई बुराई है, अच्छाई बुराई दोनों के अंदर है, लेकिन जो अपराधी होता है उसके अंदर की बुराई उसके अच्छाइयों पे विजय हासिल कर लेता है। और आप और हमारे अंदर क्या होता है, हम प्रशासनिक अधिकारी, हम आप अगर भविष्य की बात करें, मैं एक शिक्षक हूं, आप लोग भविष्य के प्रशासनिक अधिकारी है, तो एक देखेंगे कि दो तरह के लोग होंगे। अगर 12 बजे कोई लड़की मजबूरी में किसी कारण से अकेले सड़क पे जा रही है, कहीं पे अगर वो गई थी, फंस गई, गाड़ी खराब हो गया या फिर उसे कोई गाड़ी नहीं मिला, तो इसमें दो तरह के लोग होंगे। आप देखेंगे दोनों ही इंसान होगा, दोनों की अपनी भी बहनें होंगी, अपने भी भाई होंगे, अपनी भी मां होगी, दोनों किसी न किसी स्त्री के ही गर्भ से पैदा हुआ होगा। लेकिन उसमें से एक अगर आप देखेंगे तो वो उसको अवसर के रूप में लेगा कि अकेली लड़की जा रही है, ठीक है, वो उसको दूसरे दृष्टि से देखेगा, यानी उसके अंदर की जो बुराइयां है वो उसके अच्छाइयों पे विजय प्राप्त कर लेंगे। और उसी में से आप जैसे प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं, आप एक बड़े जिम्मेदार पद पे जाने, आप लोग अगर देखेंगे तो सोचेंगे कि अरे कोई मजबूर लड़की काम करता है, इससे पूछ लेता हूं, अगर हेल्प हो सके, जमाना बहुत खराब है, अगर आसपास कहीं जा रही है, मैं बाइक से जा रहा हूं, इसको छोड़ देता हूं ताकि कल को इसके साथ कुछ दुर्घटना ना हो जाए, इस तरह की चीज। तो कहने का तात्पर्य है कि अच्छाई और बुराई जो होती है वो हमारे अंदर स्वयं होती है। जो अपराधी लोग होते हैं उन पे बुराई जो है उनके दिमाग में, अच्छाई जो होती है उनके अंदर उस पे विजय प्राप्त कर लेता है। मैंने कई एग्जांपल दिखाए कि बड़े बड़े अपराध करने के बाद उस व्यक्ति ने बाद में आत्महत्या कर ली, अपराधी ने आत्महत्या कर लिया। बोलेंगे कि अपराधी ने आत्महत्या नहीं की होगी। आप दिल्ली में जब ये वाला जो केस हुआ था, निर्भया कांड हुआ था, उसमें एक अपराधी ने जेल में सुसाइड कर लिया था बाद में, क्योंकि उसे बाद में आभास हुआ था कि मैंने बहुत गलत किया है। तो उसके अंदर अच्छाई थी, उस समय शायद उसने ड्रिंक किया हुआ था और बहुत सारे लोग उसके साथ थे जिन लोगों ने उसको गलत डायरेक्शन में मोटिवेट किया। तो अच्छाई और बुराई क्या होता है, हमारे अंदर ही मौजूद होता है। बस कभी क्या होता है, बुराई जीत जाता है अच्छाई पे, और कभी अच्छाई जीत जाता है, थोड़ा सा भी बुरा चीज आने लगता है भावना, तो फिर क्या होता है कि अच्छाई उस पे हावी हो जाता है। ये आपके ऊपर है, ये परिस्थिति कई बार। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि हम पहचान नहीं पाते, परिणाम हम इसकी खोज में इधर उधर भटकते रहते हैं। आप पैरा चेंज करेंगे और लिखेंगे इसी प्रकार, यहां ऐसे करके पैरा चेंज करके हम लिख सकते हैं। पैरा चेंज करेंगे तो स्पेस छोड़ेंगे, यहां हिरण की तुलना हम स्वयं से कर सकते हैं। सफलता की कुंजी हमारे अंदर पहले से मौजूद है, हमारे अंदर पहले से मौजूद है, बस हमें इसे पहचानना है। पुनः इसका उपयोग करके सफलता के द्वार को खोलना है। देखिए आप एक बात बता दूं यहाँ पे कि निबंध या मेंस जो है वो गंभीर छात्रों के लिए है।
यानी पीटी के दौरान, प्रीलिम्स के दौरान जो हवा हवाई की जाती है, बातें की जाती है, मनोरंजन किया जाता है, कॉमेडी की जाती है, वो आपको अंतिम सफलता नहीं दिला सकती है। सफलता आपको मेंस में आंसर लिख के मिलेगी और उसके लिए गंभीर होना जीवन में जरूरी है। ठीक है, वो कॉमेडी, फनी वीडियो, हंसी मजाक कर लेना, कई टीचरों का कॉमेडी कर लेना, किसी अभिनेत्री का नाम ले लेना, किसी, ठीक है, उससे सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, वालों का स्वागत है। तो पुनः इसका उपयोग करके सफलता के द्वार को खोला जा सकता है। शिक्षक एक मनोरंजन करता नहीं होता है। आपको अगर मनोरंजन करना है तो किसी और वेबसाइट पे देखना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि जो मेंस है वो आपको गंभीरता की मांग करता है। ठीक है, पुनः इसका उपयोग करके सफलता के द्वार को खोला जा सकता है। ठीक है, तो कई लोग जो इन्फ्लुएंसर के प्रभाव में पड़ जाते हैं कि ये इन्फ्लुएंसर बड़े अच्छे मनोरंजन करते हैं तो इन्हीं के एडमिशन ले लेते हैं, अच्छी अच्छी कॉमेडी करते हैं, तो फिर उस चक्कर में फिर सफलता नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कि यदि मनुष्य थोड़ा समय देकर, थोड़ा रुक करके, ठीक है, इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कि मनुष्य यदि थोड़ा समय देकर, ठीक है, थोड़ा समय देकर, थोड़ा रुक करके अपनी अच्छाइयों के साथ-साथ अपने अवगुणों को भी देख सके, अपने अंदर झाँक सके, अपने कमियों को देख सके, तो वो अपनी न सिर्फ क्षमता को पहचान पाएगा बल्कि अपनी कमी को भी दूर कर पाएगा। और अगर उसने अपने कमी को आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। जैसा कि कबीर दास कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला। ठीक है, अपनी आप सफल कब होंगे? जब अपनी बुराइयों को आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, अपनी सिर्फ कमियों, अपनी सिर्फ क्षमता नहीं, अपनी कमियों को भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है। जब तक आप अपनी कमी को नहीं आइडेंटिफाई करेंगे तब तक आप उसको दूर करने के लिए कैसे प्रयास करेंगे? और हाँ, बिल्कुल, और उसके बाद जाकर के बिल्कुल यही बात है विकास जी। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि बुरा जो देखन मैं चला। ठीक है, हमें अपनी कमियों को पहचानना चाहिए। तो कबीर दास को हम लोग कोट करेंगे कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। कोई जो दिल खोजा आपना, तो जब अपने अंदर झांक कर देखा, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। बस अगर इसको पहचान लिया फिर इसको दूर कर पाएंगे, और अगर नहीं पहचानेंगे तो भ्रम में रहेंगे कि मैं तो परफेक्ट हूँ, मेरे अंदर कोई कमी ही नहीं है। और जब मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, जब इस चीज़ को नहीं पहचान पाएंगे कैसे दूर करेंगे? तो जो दिल खोजा आपने, मुझसे बुरा ना। एक बार क्या हुआ, अब इसमें आप चाहे तो एक स्टोरी को कोट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें चाहे तो आप एक स्टोरी को कोट कर सकते हैं गांधी जी का। ठीक है, अब एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ। अब किसी ने कहा है ये, अब इसके कोई प्रमाणित अगर कहीं मिलता तो नहीं है, लेकिन गांधी जी को लेकर के कई सारे दंत कथाएं, कई सारी कहानियां मशहूर है। उनमें से ही एक कहानी है कि एक बार, ठीक है, पैरा चेंज करके कैसे लिख सकते हैं, एक बार गांधी जी के पास पास एक पिता अपने पुत्र को लेकर पहुंचा। पहुंचा, पिता ने गांधी जी से आग्रह किया कि वो उसके पुत्र को समझाए कि अधिक चीनी खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वो बेटा चीनी खाता था, खूब दिन भर चीनी फाँकते रहता था। ठीक है, निकाल करके घर में अगर चीनी मिल गया कहीं से भी, और चीनी स्वास्थ्य के लिए क्या है, नुकसानदायक है। तो समझाया कि अधिक चीनी खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब गांधी जी के पास पहुंच गया इसलिए क्योंकि पिता समझा के थक चुका था, तो उसे उम्मीद थी कि गांधी जी कहीं सही ढंग से समझा देंगे तो समझ में आ जाएगा। तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। गांधी जी ने, अब देखिए गांधी जी ने क्या किया, तो गांधी जी ने कहा कि इसे 15 दिन बाद मेरे पास लेकर आइए। कहते हैं कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे। ठीक है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। तो दुनिया को उपदेश देना तो बड़ा आसान है। तो गांधी जी ने कहा कि इसे 15 दिन बाद मेरे पास लेकर आना। अब गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा था पता है? क्योंकि गांधी जी को खुद भी मीठा खाने की आदत थी, और थे तो गुजराती ही, तो गुजरात के लोग बड़ा मीठा खाते हैं। ठीक है, और जो खास करके जो पुराने तरीके से बनाए जाने वाला जो गुड़ था, जो देहाती तरीके से, देसी तरीके से बनाए जाने वाले जो गुड़ थे, कोल्हू में पैल, ये क्या कहते हैं उसको, कोल्हू में जो पेड़ करके जो गन्ना होता है उससे जो प्राकृतिक तरीका से गुड़ बनाया जाता है, वो हमारे कई सारे पोषक तत्वों के स्रोत होते हैं, और वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं बल्कि सर्दियों में हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं। कई सारे खनिज के स्रोत होते हैं। लेकिन जो चीनी जिस प्रक्रिया से बनाई जाती है आधुनिक तरीका से, वो चीनी हमारे लिए फायदेमंद नहीं बल्कि जहर हो जाता है, और इसकी अगर अधिक मात्रा में लिया जाए तो बहुत तेजी से स्वास्थ्य खराब हो सकता है, भविष्य में कोई संकट पड़ सकता है। कोई चीनी खाकर के नहीं स्वास्थ्य खराब हुआ तो दावा ना करे। अब मैथिल लोग यहाँ पे होंगे, अरे वाले हैं, तो अरे वाले बोलेंगे तो मैं तो भोज में 50 रसगुल्ला खाता हूँ, नुकसान नहीं करता है। ठीक है, तो बाद में पता चलेगा। ठीक है, अब देखिए क्या है कि गांधी जी ने क्यों ऐसा कहा, क्योंकि गांधी जी खुद भी खाते थे, और गांधी जी उन लोगों में से थे जिन्होंने अपनी कमी को हमेशा पहचाना। आपको पता होगा कि गांधी जी ने अपने आत्मकथा में, अपने कई सारे कहानियों में इस बात को मेंशन किया, जो उन्होंने जीवन में गलती की है, गलत से गलत भी अगर उन्होंने जीवन में कार्य किया है, तो वो गांधी जी का ही साहस था जिन्होंने इस चीज को सार्वजनिक रूप से एक्सेप्ट किया इस बात को। ठीक है, कई सारे ऐसे घटनाएं हैं जो मैं यहाँ पे बता भी नहीं सकता, आप लोग खुद समझदार है। जब गांधी जी के जीवन में ऐसी घटनाएं हुई थी, गांधी जी ने वो सारे बुरे कर्म किए हुए हैं जो नहीं करना चाहिए, लेकिन जो बुरे कर्म करने वाला और गांधी में यही अंतर है कि गांधी जी क्या हुआ कि गांधी जी वो सारे बुरे कर्म करने के बाद फिर उन्होंने उस चीज को क्या किया, त्याग किया, और जो आमतौर पर लोग नहीं कर पाता। एक बार दारू की लत लग जाती है तो गांधी जी अपने नौकर के जेब से या घर से पैसा चुरा के बीड़ी भी पीते थे बचपन में। सुन लीजिए ध्यान से, ये भी कहानी आप लोग के स्कूल में ही होगी, बिहार बोर्ड में कहीं ना कहीं है वो स्टोरी। तो गांधी जी ने क्यों कहा 15 दिन के बाद आने के लिए? क्योंकि गांधी जी को खुद ध्यान आया, अरे मैं तो खुद चीनी खाता हूँ, बड़ा शौकीन हूँ चीनी का, और अब मैं इस बच्चे को समझाऊंगा कि चीनी मत खा, चीनी के लिए नुकसानदायक है, तो ये किसी भी तरह से क्या है, जस्टिफाई नहीं होगा, यानी कि ये न्यायपूर्ण नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं जो गलत करता हूँ और खुद दूसरे को समझाऊं, आजकल के लोग यही कर रहे हैं ना। ठीक है, ज्ञान तो बहुत अच्छा देंगे और खुद वही काम करेंगे, है कि नहीं? मतलब क्लास में बड़ी अच्छी बातें करेंगे, पढ़ाई में ध्यान दो, और खुद कॉमेडी करके बच्चों का मनोरंजन करेंगे। पूरी क्लास में 70% 2 घंटे के लेक्चर में 70% जो बातें होंगी वो टॉपिक के बाहर ही अगर होगी, मेरा तो ये टॉपिक है इसलिए मैं वो बातें कर रहा हूँ, लेकिन अगर टॉपिक के बाहर ही होगी तो फिर कैसे बच्चों का कल्याण होगा? चलिए खैर, मैं मुद्दा पे आते हैं। तो इसे 15 दिन बाद मेरे पास लाना। अब क्या था, इनफैक्ट था क्या, वस्तुतः अब आप इसमें लिख सकते हैं कि वस्तुतः गांधी जी स्वयं चीनी खाने के शौकीन थे। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, गांधी जी स्वयं चीनी खाने के शौकीन थे,
और गांधी जी ने 15 दिन बाद इसलिए बुलाया क्योंकि इस दौरान गांधी जी स्वयं पर प्रयोग करके चीनी को छोड़ना चाहते थे ताकि उस बच्चे को सही मार्गदर्शन दे सके। और इस तरह से गांधी जी ने प्रण लिया और 15 दिन बाद गांधी जी ने धीरे धीरे करके चीनी की मात्रा को एकदम से कम कर दिया। और फिर जाकर के जब 15 दिन के बाद वो बच्चा आया अपने पेरेंट्स के साथ तो फिर गांधी जी ने समझाया बेटा चीनी खाना भले अच्छा लगे हो लेकिन चीनी खाना नुकसानदायक है। तो हमें ये कहानी आप लिखेंगे और इस तरह से हमारा क्या पूरा हो जाएगा, इससे हमें पूरा ये हो जाएगा कि अपनी क्षमता और कमियों को कैसे पहचाने। तो सर्वप्रथम अपनी क्षमता और कमियों को पहचाने, ठीक है, अपनी क्षमता और कमियों को पहचाने, पहला हमारा ये पूरा हो जाएगा, यानी कि हम लोगों ने कबीर को भी लिख लिया यहाँ पे, ठीक है, ये बुरा जो देखन में चला। अब जब अपनी क्षमता को पहचान जाएगी मैं क्या कर सकता हूँ और दूसरा मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, दोनों चीजों को जब आप पहचान जाएंगे तो जो आप नहीं कर सकते उसको आप छोड़ दीजिए, उसको जबरदस्ती करने का प्रयास नहीं करना है, ठीक है, उसको कुछ करने का प्रयास नहीं करना है। अब आपको वो करना है जो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित, जो आपने अपनी अच्छाइयां, अपनी क्षमता, अपनी पोटेंशियल को आइडेंटिफाई कर लिया है, उस पोटेंशियल के आधार पर आप बैठ करके अपने लिए क्या कीजिए, तो सेट अ टारगेट या सेट अ गोल, ठीक है। क्या करना है, अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करें। अगला हेडिंग हमारा क्या होगा, अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करें। ठीक है, तो अपने लिए हमें क्या करना है, एक लक्ष्य निर्धारित करना है, ठीक है। अब इस पे एक किसी शायर को आप कोट कर सकते हैं, किसी शायरी आप लिख सकते हैं, किसी शायर को कोट कर सकते हैं और शायरी लिख सकते हैं कि इसको भी स्टार्ट हम लोग शायरी से ही करेंगे, देखिए, ठीक है। तो चलिए, आप पढ़े कुछ भी रुकेगा तू ना ऐसी आन कर ले, आप पढ़ेगा, आप पढ़ेगा, ठीक है, आप पढ़े कुछ भी, आप पढ़े कुछ भी रुकेगा तू ना ऐसी आन कर ले, ऐसी आन कर ले। पूर्व चलने से बटोही, इनका है हरिवंश राय बच्चन का, बिल्कुल, ठीक है। पूर्व चलने से के बटोही बाट की पहचान कर ले, ठीक है। तो पहले अपने ये लक्ष्य निर्धारित करेंगे, तो लक्ष्य को निर्धारित कर ले पहले, फिर चलना शुरू करें, ठीक है। पूर्व चलने यानी चलने से पहले, चलने, पूर्व चलने, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। बटोही अर्थात मुसाफिर, बाट की पहचान कर ले, किसने कहा है, हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिताजी थे हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। और अब जाकर के चलिए आगे लिखिए, ठीक है। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं कि इस भाग दौड़ भरी जीवन में, भरे जीवन में सब लोग एक ही रेस में दौड़ रहे हैं। यानी बिहार में आप देखेंगे तो हर मिडिल क्लास जिसके पास थोड़ा बहुत सेविंग्स है, यानी कि घर के खर्चे से कुछ पैसा बच जाता है, हर पेरेंट्स अपने बच्चे को, और जिसका बच्चा 80%, 75-80% ले आता है, 75-80% वाला हर पेरेंट्स जो सोचता है कि उसका बेटा डॉक्टर या इंजीनियर बने, मतलब सब एक ही दौर में दौड़ रहा है। ना तो बच्चों से कभी पूछने की जरूरत समझी, ना बच्चों को ना अपनी बाकी चीजों को भी देखा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देखा, कुछ भी नहीं, फर्स्ट डिवीजन आ गया, इंजीनियर ही बनेगा बेटा या डॉक्टर बनेगा, ठीक है। मतलब सब अंधी दौर में दौड़ रहे हैं पेरेंट्स, ठीक है। जबकि हमें जरूरत क्या है, हमें जरूरत है एक लक्ष्य निर्धारित करने की, और वो लक्ष्य किसी पड़ोसी के देख के नहीं निर्धारित किया जाना चाहिए कि पड़ोसी का बच्चा डॉक्टरी की तैयारी कर रहा है, ठीक है, पड़ोस का जो बच्चा है वो नीट की तैयारी कर रहा है तो मेरा बेटा भी नीट की तैयारी करे, ये सोच नहीं होनी चाहिए मेरी बेटी भी नीट की तैयारी करेगी। तो आज क्या है स्थिति, ठीक है, आज इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में, जिंदगी में लोग, आज लोग यह नहीं सोच पाते कि, यह नहीं सोच पाते कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा मतलब कई लोग तो ऐसे लक्ष्य विहीन है। अगर आप गांव घर में जाएंगे, ठीक है, बात करेंगे कि क्या करना है, बिल्कुल जितेंद्र जी, तो कई लोग से बात करेंगे, अच्छा सोचेंगे ग्रेजुएशन के बाद सोचेंगे जो करना है, ठीक है, पापा रिटायर कर रहे हैं अगले साल, 25 लाख मिलेगा, 30 लाख रिटायरमेंट के बाद, उसके बाद एक दुकान खोल करके बैठ लेंगे। मतलब बिजनेस का ना तो कोई अनुभव है, ना बिजनेस से संबंधित कोई अनुभव जीवन में प्राप्त किया है, ना कोई स्किल प्राप्त किया है, ना बिजनेसमैन के साथ समय गुजारा है, ठीक है। हमारे गांव में मैं बता दूं, अपने हमारे गांव में एक कंपटीशन चलती है, मैंने देखा कि एक परचून का दुकान, जैसे किराना का दुकान बिहार में कहते हैं किराना, उसको हालांकि हिंदी में कहा जाता है किराना, ठीक है, हम लोग बिहार में तो आप लोग किराना कहते हैं उसको। तो किराना की दुकान जो अगर कोई खोल लेता है, तो किराना का दुकान वो दुकान होता है जिसके लिए कोई स्किल की लोगों को लगता है जरूरत ही नहीं है। तो फिर पड़ोस में भी क्या करता है, वो भी अपने दलान पे, यानी घर के आगे जो कमरा बना होता है उसमें वो भी अपने दलान पे दो चार कुरकुरे और उसके बाद ओएस, उसके बाद थोड़ा चावल, थोड़ा दाल, थोड़ा नमक, आटा, ये सब रखना शुरू कर देता है। यानी हर आदमी किराना का दुकान खोल लेता है। परिणाम क्या होता है कि एक ही गांव में अगर एक गली में जाएंगे तो आपको 50-100 मीटर के अंदर 3-4 किराना का दुकान मिल जाए। परिणाम क्या होता है कि उस 4 में से या तो चारों फेल हो जाते हैं या 3 तो फेल हो ही जाते हैं। क्या फेल का रेशियो ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद जाकर फिर क्या होता है, तो फिर उसके बाद जाकर सोचता है कि इसमें इनकम नहीं हो रहा है, काम करते हैं, पान मसाला बेचते हैं, गुटखा बेचते हैं, तो खैनी और गुटखा बेचने लगते हैं। और उसके बाद सोचते हैं कि जो गुटखा मैं बाहर से खरीद के खुद खाता था तो अपना दुकान हो गया, तो अब मुझे कहीं से खरीद के नहीं खाना पड़ेगा, खुद दिन भर गुटखा चबाते रहता है, सामने लड़ी लगी रहती है, गुटखा लगता रहता है दुकान में, किराना दुकान में, तो दिन भर निकाल के पहले 2 खाते थे, अब दिन भर में 10 खा लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ये कोई बिजनेस प्लान होता नहीं है। तो सब लोग क्या है कि एक ही अंधी दौर में, उसे करना क्या है जीवन में पता नहीं होता है, ठीक है, यही स्थिति है। तो हमारे गांव में ऐसे सिस्टम है। उसके अलावा कई लोगों को मैंने देखा कि एक व्यक्ति ने क्या किया कि अपने बेटे को, कुछ पैसे थे उनके पास पहले से, तो उन्होंने बिजली के सामान का दुकान खोल दिया। तो पड़ोसी ने भी अपने बेटे को बिजली का सामान का दुकान खोल दिया। एक व्यक्ति ने अपने बेटे को नल गाड़ने वाली जो सारा सामान होता है, नल वगैरह सबका सामान सब जो होता है, वो उसकी दुकान खोल दी। तो दूसरे ने भी उसकी, मतलब कोई बिजनेस प्लान नहीं। आपके बेटे को पसंद है 18 घंटा दुकान पे बैठना, सुबह 8 बजे से लेकर के लास्ट के 10 बजे तक बैठ सके, ठीक है, पेशेंस होना चाहिए, कस्टमर से सही ढंग से बात कर सके, व्यवहार कर सके। कहीं उधार अगर जा रहा है तो कितनी मात्रा में उधार देना है, अगर कोई उधार लेकर के बैठ गया है तो उसे कैसे प्यार से निकालना है, ऐसा नहीं कि उसे मारपीट कर लेंगे, मारपीट कर लेंगे तो अगली बार दुकान पे आएगा नहीं, आएगा गाली गलौज कर लेंगे। तो ये सारी चीजें उसे पता ही नहीं है, कैसे इनकम प्रॉफिट बाकी चीजों को, बार्गेनिंग करने वालों से कैसे प्यार से बात करेंगे कि उनको बेच दे सामान और लॉस भी ना हो, ठीक है। रिश्तेदार अगर आपके उधार लेने आ जाए तो कैसे उससे निपटे, स्किल है ना, ये सब होना चाहिए ना। तो ऐसे थोड़ी पूंजी है तो दुकान, तो परिणाम क्या होता है कि 5-10 लाख रुपए पेरेंट्स देते हैं पूंजी और 1-1.5 साल के अंदर सारा पूंजी खत्म। दुकान में पूछेंगे तो सामान ही नहीं है, ठीक है, पैसा कहां गया, तो अरे लोग उधार ले लेकर के। तो कहने का तात्पर्य है कि बिजनेस भी एक स्किल होता है, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है जीवन में। तो इस भागदौड़ भरी जिंदगी में आज लोग यह नहीं सोच पाते कि हमारा लक्ष्य क्या है,
हमारा लक्ष्य क्या है आगे, ठीक है जितेंद्र जी। उसके बाद जाकर के लक्ष्य क्या है, जबकि लक्ष्य विहीन जीवन क्या होता है, निरर्थक होता है। यदि आपने कोई लक्ष्य नहीं निर्धारित किया है, कोई आपका उद्देश्य नहीं है, तो फिर क्या होता है, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमारे अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। हमें बीपीएससी की तैयारी करनी है, तो बीपीएससी की तैयारी करने से पहले कई बार सोच लेंगे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्या अगर 17वीं में पीटी नहीं पास करे तो क्या मैं डिप्रेशन में आ जाऊंगा, किसी कारण से 17वीं मैंने बहुत अच्छी तैयारी की थी, मेरा मेंस भी तैयार हो गया, लेकिन 17वीं का पीटी किसी कारण से मेरा खराब हो गया, ठीक है, तो क्या मैं उसी में लगा रहूंगा। अब आप देखेंगे कि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, तमाम हमारे आंदोलन में, आंदोलन पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं नहीं करे, लेकिन कई सारे स्टूडेंट अभी आप देखेंगे कि आंदोलन को लेकर के अभी उहापोह वाली स्थिति है, और उसमें आप देखेंगे कि वो भी नहीं पढ़ रहे हैं जिनका प्रीलिम्स अच्छा गया है। और अगर मान के चलिए, हम तो चाहते हैं कि आयोग दोबारा परीक्षा ले, हम लोग समर्थक भी इसके रहे हैं, अगर कोई गड़बड़ियां हुई है तो उसकी जांच भी होना चाहिए, अच्छे व्यक्ति अधिकारी बनकर बिहार में आना चाहिए, जेन्युइन तरीका से सिलेक्शन होना चाहिए, ये सारी जगह पे सब चीज के हम लोग सपोर्टर हैं, ठीक है, हम लोग भी सारे टीचर्स हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या आयोग अपने बात पे अड़ा रहा, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है और सरकार भी नहीं झुका, तो अगर अप्रैल में एग्जाम लेता है तो जिनका प्रीलिम्स अच्छा गया है उसके बावजूद वो अभी तक आंदोलन में ही ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो देखते देखते 13 तारीख आ जाएगी, यानी आपने अपना एक महीना जो है सिर्फ ऑब्जर्व करने में, वॉच एंड वेट एंड वॉच में लगा दिया, यानी इंतजार करने और देखने में लगा दिया। अगर आपको 4 महीने की तैयारी के लिए मेंस के लिए मिला है, तो आपने 25% जो अपना टाइम है वो आपने किस में लगा दिया, वेट एंड वॉच में लगा दिया। तो आप सोच करके देखिए कि उनके मुकाबले जो 13 तारीख के बाद 14 तारीख को जब घर पे पहुंचा और 15 तारीख से अपना मेंस का तैयारी शुरू कर चुका है, उसके मुकाबले आप क्या है, आप 20% नीचे है, 25% पीछे है कि नहीं। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि आंदोलन एक अलग मुद्दा है जिस पे हम सपोर्ट में है, छात्रों के भी सपोर्ट में है, छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए, ठीक है, छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए, किसी भी स्थिति में बेईमान व्यक्ति का सिस्टम में शामिल होना बिहार के लिए नुकसानदायक है। सवाल यहाँ पे ये है कि यदि आयोग जिस हिसाब से लग रहा है अप्रैल में मेंस लेगा, तो क्या आप मेंस के लिए तैयार है, पीटी अच्छा गया है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य अप्रैल 2025 है, और अप्रैल 2025 में हमें 5 पेपर में से जो 3 स्कोरिंग पेपर है उसमें हमें बेस्ट आंसर लिखना है, ये लक्ष्य होना चाहिए आपका, यानी कि मुझे बेस्ट आंसर लिखना है अप्रैल में होने वाले मेंस के लिए। ये उन विद्यार्थियों का लक्ष्य होगा जिनका प्रीलिम्स अच्छा गया है, तो अपना लक्ष्य ये है। अब आप बोलेंगे कि सॉरी, हम इस मुद्दे पे मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, ठीक है, पब्लिक डोमेन है, सॉरी, तो आगे तो इसको किसी दूसरे रूप में भी लिया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते, ठीक है। तो लक्ष्य विहीन अगर आपका जीवन है तो क्या है, निरर्थक है, और उसके बाद जाकर के फिर क्या होगा, भटकते रहेंगे, और भटकते रहेंगे तो फिर क्या होगा, मंजिल प्राप्त नहीं होगी, और जब मंजिल नहीं प्राप्त होगी तो आप अपना अटेम्प्ट व्यर्थ गवा देंगे, 2000+ सीट वाला जो अटेम्प्ट है, इस अटेम्प्ट को व्यर्थ गवा देंगे, और परिणाम क्या होगा, परिणाम ये होगा कि अप्रैल सबके लिए आएगा, किसी के लिए सुखद आएगा, किसी के लिए दुखद आएगा, और जिनके लिए दुखद आएगा उनके पास भविष्य में पछतावा के अलावा कुछ नहीं होगा। तो अपने लिए क्या करें, लक्ष्य निर्धारित करिए। फिलहाल जिनका प्रीलिम्स बढ़िया गया है उनके लिए लक्ष्य है अप्रैल में मुझे बेस्ट आंसर में लिखना है, जिनका प्रीलिम्स अच्छा नहीं गया है उनके लिए लक्ष्य है कि सितंबर 2025 में मुझे पीटी में 100+ स्कोर करके आना है, ठीक है। अपने अपने लक्ष्य को पहचाने, मेरा तात्पर्य यहाँ पे यह है कि अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित किए, तो जिनका प्रीलिम्स अच्छा नहीं गया है वो 71वीं पीटी को लेकर के बेस्ट करने के लिए, 100+ करने के लिए अपने लक्ष्य को पहचान ले कि मेरा लक्ष्य है 100+ करना अगली बार पीटी में, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं तो अपने लिए लक्ष्य निर्धारित किया, कोई भी कहानी को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब जब लक्ष्य निर्धारित कर लिया है तो अब क्या करना है, देखिए लक्ष्य अगर आपने निर्धारित कर लिया कि अप्रैल में मुझे मेंस देना है या सितंबर में मुझे पीटी बहुत अच्छा करना है, तो अब क्या करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। जिनको पीटी देना है वो पीटी के लिए अपने आप को, अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करेंगे कि 17वीं के पीटी में क्या क्या गलती हुई थी, क्या टाइम मैनेजमेंट में गलती हुई थी, जल्दबाजी ने तो मैंने नहीं कर दिया था, किसी सब्जेक्ट में मेरी आधी अधूरी तैयारी तो नहीं थी, प्रॉपर रिवीजन नहीं हो पाया था, प्रैक्टिस नहीं हो पाया था, करंट में अफेयर्स में मेरे क्वेश्चन ज्यादा गलत हो गए थे। इस तरह के आपको अपने शॉर्टकमिंग्स और पोटेंशियल को पहचानना पड़ेगा, राइट, जो क्रम हम लोग का चल रहा है। इसी तरह से जो मेंस वाले हैं वो क्या करेंगे, दोनों ही अब अपने अपने क्या करेंगे, जब आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, सबके लक्ष्य अलग अलग है, तो फिर लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निरंतर प्रयासरत रहेंगे। जिनको मेंस देना है अब लगातार प्रयासरत रहेंगे, 7 दिन हमारे साथ जुड़े रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, 6 दिन पढ़ेंगे, 7वें दिन आंसर राइटिंग करेंगे, राइट। तो क्या है, तो लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु निरंतर प्रयासरत रहे। क्या करना है हमें, लक्ष्य को, तो अगला हेडिंग क्या देंगे, लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु निरंतर प्रयासरत रहे। ठीक है, लक्ष्य की प्राप्ति हेतु, लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु या लक्ष्य की प्राप्ति हेतु, दोनों भी लिख सकते हैं, ठीक है, निरंतर प्रयासरत रहे। अब इसमें भी अगर हम लोग चाहे तो हम लोग एक कहानी को लिख सकते हैं। जैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे एक शायरी से कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते हुए ही सही। एक शायरी है, बड़ा फेमस है, आप लोगों ने भी सुना होगा, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते हुए ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, गुमराह तो वो है जो घर से, जो घर से निकले ही नहीं। अब देखिए क्या है कि इस शायरी को लिखने के बाद, वेरी गुड कार्तिक, ठीक है, आप खुद जज कर पा रहे होंगे कि पीटी अच्छा गया है तो किस क्वालिटी का कंटेंट आपको मिल रहा है मेंस में, ठीक है। अब देखिए क्या है कि इसमें हम एक कहानी को कोट कर सकते हैं। जैसे एक स्टूडेंट ने शुरू में एक प्रश्न उठाया था कि क्या हम स्टोरी को लिख सकते हैं ऑलवेज, ठीक है। अब देख लीजिए, मैं आप लोग को एक वो दिखाता हूं, एक पर्सनैलिटी को दिखाता हूं, दैट इज अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा अरुणिमा सिन्हा, देख लीजिए अरुणिमा सिन्हा, कितने लोग इनके बारे में जानते हैं। अरुणिमा सिन्हा की कहानी को आप यहाँ पे कोट करेंगे, ठीक है। अरुणिमा उत्तर प्रदेश की अरुणिमा है और वो एक वॉलीबॉल खिलाड़ी थी और फिटनेस काफी अच्छा था अरुणिमा का। तो अरुणिमा जो है वो एक वॉलीबॉल की खिलाड़ी थी क्या मतलब, हुआ ये कि ये लखनऊ से दिल्ली आ रही थी, ठीक है, कालिंदी एक्सप्रेस या कोई ट्रेन था, मुझे ट्रेन का नाम एग्जैक्ट नहीं ध्यान आ रहा है, इतना फैक्चुअल होने की हमें जरूरत नहीं है, अगर हमें इतना ज्यादा फैक्ट्स नहीं भी अगर याद है तो कोई बात नहीं। तो अरुणिमा जो थी वो क्या थी, तो अरुणिमा जो है वो आ रही थी, इसमें कहानी में हम लोग लिख सकते हैं कि अरुणिमा जो है वो लखनऊ से दिल्ली आ रही थी किसी कार्य के लिए, और उसका जो है कुछ गुंडों के साथ, गुंडा टाइप के कुछ लड़के थे, बदतमीजी कर रहे थे, उसके साथ उसकी झड़प हो गई, रात का समय था, ठीक है। तो उसके बाद जाकर के रात का समय था, गुंडों के साथ कुछ झड़प हो गई, और उसके बाद जाकर के गुंडों ने क्या किया कि चलती हुई ट्रेन में से अरुणिमा को बाहर फेंक दिया। कालिंदी एक्सप्रेस ही ट्रेन का नाम था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंक दिया, ये कहानी आप लिखेंगे। अरुणिमा नीचे गिर गई और बुरी तरह से घायल हो गई, यहाँ तक कि जो रेलवे ट्रैक के किनारे की तरफ एक रॉड निकला हुआ था, कोई फैला हुआ होगा, एक रॉड निकला हुआ था, वो रॉड अरुणिमा के एक पैर में घुस गई, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगी। और आप सोच सकते हैं कि चलती ट्रेन से गिर गया और पैर में रॉड घुसी हुई है, तो इसका मतलब है कि आप मान लीजिए कि वो मर गई, और रात का समय है और स्टेशन काफी दूर है और सुनसान जगह पे है। अरुणिमा मर जाती अगर अरुणिमा सिन्हा के अंदर इच्छा शक्ति नहीं होती, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ यहाँ पे, तो अरुणिमा जो है मर जाती अगर अरुणिमा सिन्हा
के अंदर इच्छा शक्ति नहीं होती। तो अरुणिमा सिन्हा के अंदर इच्छा शक्ति थी, वेरी गुड आरती। और अरुणिमा सिन्हा रात भर जिंदा रही। वो जो कहानी बताती है, रात में कई सारे ऐसे चूहे रेलवे ट्रैक के आसपास जो चूहे रहते हैं, वो किसी भी चीज को नोच के खाने लगते हैं। अरुणिमा को भी कई बार नोचने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उसकी जो ब्लीडिंग हो रही थी उसके घावों से, उसकी वजह से वो चूहे उसको नोचना चाह रहे थे और अरुणिमा की हालत इतनी खराब थी। सुबह हुआ, लेकिन खुद भी संघर्ष करके, पहले तो इच्छा शक्ति खुद है कि मुझे जिंदा रहना है, तो रात भर वो जिंदा रही। पूरे ये पैर में रॉड घुसा हुआ है, घायल है ट्रेन से गिरने के बाद, फेंके जाने के बाद। सुबह कुछ लोगों ने देखा, उसके बाद जाकर उसको नियरेस्ट वो ले गए, क्या कहते हैं उसको, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पे ले गए। उसके बाद जाकर फिर अरुणिमा सिन्हा का एक लंबा इलाज चला था एम्स में, दिल्ली एम्स में अरुणिमा का इलाज चला था। और उसके बाद जाकर उसको आर्टिफिशियल फुट यानी कि जो कृत्रिम पैर थे वो अरुणिमा सिन्हा को के पैरों में लगाया गया। अब देखिए क्या है कि अरुणिमा सिन्हा का पैर काटना पड़ा, क्योंकि पैर नहीं काटता तो टेटनस जो है वो पूरी बॉडी में फैल जाती है और उसकी मृत्यु हो सकती थी इंफेक्शन से, तो इसलिए अरुणिमा सिन्हा का वो पैर काटना पड़ा। अब एक सामान्य व्यक्ति पैर कटे हुए व्यक्ति को क्या मानेगा? विकलांग मानेगा, जो शब्द हम लोग पहले यूज करते थे। लेकिन अगर कोई आशावादी व्यक्ति है तो उसे क्या मानेगा? दिव्यांग मानेगा। विकलांग और दिव्यांग जो है, विकलांग एक नेगेटिव वर्ड है जबकि दिव्यांग एक पॉजिटिव वर्ड है, राइट? समझ में आया? तो अब क्या हुआ कि अरुणिमा सिन्हा को आर्टिफिशियल पैर लगाया गया। अरुणिमा सिन्हा अगर हार मान लेती तो एक सामान्य व्यक्ति को तो रोजगार के लिए इतना संघर्ष करना पड़ता है, जिसका हाथ पांव सलामत है ना, वो भी बेरोजगारी का रोना रोते रहता है, मैं बेरोजगार हूं, सरकार कुछ नहीं कर रही। भाई बहुत सारी संभावना है दुनिया में, ठीक है? जबकि ठीक है, ठीक है, अब देखिए जबकि क्या है कि अरुणिमा सिन्हा हार नहीं मानी और इस आर्टिफिशियल पैर के सहारे एक स्वस्थ व्यक्ति को चौथी अगर फ्लोर पे चढ़ना होता है, एक हेल्दी पर्सन को अगर फोर्थ फ्लोर पे जाना होता है, तो वो बोलता है कि अरे यार इसमें लिफ्ट होता तो अच्छा होता, चार फ्लोर तक सीढ़ी पे चढ़ा नहीं जाता। ये एक दिव्यांग लड़की आर्टिफिशियल पैर लगा करके 4 फ्लोर 5 फ्लोर नहीं बल्कि दुनिया की सर्वोच्च चोटी अर्थात माउंट एवरेस्ट पे चली गई। और जब माउंट एवरेस्ट पे इसने सफलता हासिल कर ली, उसके बाद जाकर के अरुणिमा सिन्हा ने क्या किया, तो जब माउंट एवरेस्ट पे जब वो चढ़ गई और सफल हो गई, तो उसके बाद फिर अरुणिमा ने तेनाली अर्थात जो माउंट अलास्का है, जो यूएसए का, उत्तरी अमेरिका का जो सबसे ऊंचा पर्वत है, आरती एक ही बात को आप रिपीट कर रही है बार-बार, इससे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, इससे लग रहा है कि आप सीरियस नहीं है। 110 मेरा है, 110 मेरा है, आप बोल करके क्या साबित करना चाहते हैं? तो मेंस का बैच है, ठीक है? जो 110 आने वाले गंभीर बच्चे होंगे वो चुपचाप होंगे, अपना तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है? आप अट्रैक्शन चाह रही है बाकी लोगों का, लोग उस पे कुछ बोले, क्योंकि एक ही बात को आप रिपीट कर रही है बार-बार। चलिए, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे क्या है, अच्छा है तो अच्छी बात है, मेंस की तैयारी कीजिए, चलिए, ठीक है? अब देखिए इसमें क्या है, अब देखिए क्या है कि अरुणिमा सिन्हा देनाली व्हिच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद जाकर के माउंट कोसेस्क्यू, ठीक है? उसके बाद जाकर के माउंट एल्ब्रूज, ठीक है? विंसन मैसिफ, माउंट विंसन मैसिफ यानी कि अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी। उसके बाद जाकर के यदि हम लोग इधर आएंगे तो एकांकागुआ, इस तरह से जितने भी बड़े ऊंचे चोटी थे, ठीक है? जितनी भी ऊंची सभी महादेशों की चोटी है, उस सभी महाद्वीपों के सबसे ऊंचे चोटी पे सफलता प्राप्त की है अरुणिमा सिन्हा। और आज अरुणिमा सिन्हा जो है वो लोगों के लिए एग्जांपल है। अरुणिमा सिन्हा लगातार अपने लक्ष्य को लेकर के प्रयासरत रही और यही कारण है कि अरुणिमा सिन्हा पृथ्वी के सभी महादेशों की सर्वोच्च चोटी पर पहुंचने में सफलता हासिल की। न सिर्फ वहां पहुंचने में सफलता हासिल की, बल्कि अरुणिमा सिन्हा ने वहां पे इंडियन नेशनल फ्लैग यानी कि भारत के तिरंगा को भी फहराया। यानी जहां जहां जिस चोटी पे वो गई, आई कैन यू कैन, ठीक है? तो मैंने कर लिया, क्या आप कर सकते हैं? तो ये देख लीजिए, तो जिस चोटी पे गई भारत के तिरंगा को फहराया और भारत का मान बढ़ाया, यानी लक्ष्य को लेकर के निरंतर प्रयासरत रही। अब अरुणिमा सिन्हा अगर हार मान करके प्रयास नहीं करती और हार मान करके अगर घर बैठ जाती, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, तो आज क्या होता, वो परिवार के सदस्यों के लिए बोझ होती। अरुणिमा सिन्हा क्या होती, परिवार के सदस्यों के लिए बोझ होती और पूरा जीवन उसको, आमतौर पर दिव्यांग या विकलांग को लोग मान लेते हैं कि वो क्या है, पर बोझ है, मांग के खा सकता है, वो कमा नहीं सकता है, ठीक है? लेकिन दिव्यांग लोग भी कुछ लोग जो होते हैं वो साहसी होते हैं और वो दुनिया को बदलने की क्षमता रखते हैं, ठीक है? तो इतिहास बदलने की क्षमता रखते हैं, ठीक है? तो मुश्किल तो हर इंसान के जीवन में आती है। मेरे कहने का तात्पर्य यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि मुश्किल तो हर व्यक्ति के जीवन में आती है, लेकिन विजय वही होता है जो इन मुश्किलों के सामने डटकर खड़ा होता है, बुलंद हौसले को बनाए रखता है और निरंतर अपने लक्ष्य के लिए प्रयासरत रहता है। अरुणिमा सिन्हा ने भी बाद में मीडिया को स्टेटमेंट देते हुए कहा था, बिल्कुल अभय रंजन जी, अरुणिमा सिन्हा ने भी बाद में एक इंटरव्यू के दौरान कहा था, आप लिख सकते हैं, एक साक्षात्कार के दौरान कहा था कि इंसान शरीर से विकलांग नहीं होता है। अरुणिमा सिन्हा को आप कोट कर सकते हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे कि अरुणिमा सिन्हा ने बाद में एक साक्षात्कार में कहा था कि आप कोटेशन में लिखेंगे कि इंसान शरीर से विकलांग नहीं होता है, मानसिकता से विकलांग होता है, ठीक है? इस प्रकार हमें लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। ये है इस निबंध का सार। और जब हम लोग इस पूरे निबंध को इस तरह से समझ जाएंगे, यही लिखना है, देख लीजिए आप, देखिए ऐसे अगर आप लिखेंगे तो कौन आपको मार्क्स नहीं देगा, कौन आपको टॉप नहीं कराएगा। आप 100 में 75 नंबर आसानी से ला सकते हैं, 70-75 नंबर आसानी से ला सकते हैं। देख रहे हैं आप लोग, इस तरह से हमें लिखना है और उसके बाद जाकर के फिर हमें क्या करना है कि अंत में निष्कर्ष लिखना जरूरी है। निष्कर्ष जिसको हम लोग निबंध में उपसंहार कहते हैं, अंग्रेजी में उसको कंक्लूजन कहा जाता है। तो हमें लास्ट में चीजों को कंक्लूड करना है, यानी उपसंहार या निष्कर्ष लास्ट में हमें लिखना चाहिए। और निष्कर्ष की भी शुरुआत हम लोग ऐसे ही करेंगे, थोड़ा सा बॉर्डर्स को छोड़ करके उसके बाद जाकर शुरू करेंगे और निष्कर्ष या उस उपसंहार में हम लोग लिख सकते हैं कि इस प्रकार सफलता और खुशी हमारे अंदर मौजूद है, ठीक है? इस प्रकार ऐसे लिखेंगे कि इस प्रकार सफलता और खुशी हमारे अंदर मौजूद है। इस प्रकार देखिए, इस प्रकार के बाद कॉमा लगता है, ठीक है? ये सब सीख लीजिए, बेसिक चीजें हैं। इस प्रकार सफलता और खुशी खुशी हमारे अंदर मौजूद है। उस वन की तरह हमें भी उस वन की तरह बनना चाहिए, तरह बनना चाहिए जो जो अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है। पेड़ स्वयं तैयार करता है, तो अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है। आज का युग, ऐसे करके लिखेंगे, आज का युग नवाचार का युग है। नवाचार मतलब जानते हैं, इनोवेशन, राइट? तो आज का युग नवाचार का युग है। जो व्यक्ति अपना रास्ता स्वयं चुनेगा उसके नवाचारी होने और सफल होने की संभावना अधिक होगी। जो व्यक्ति अपना रास्ता स्वयं चुनेगा उसके नवाचारी होने, और देखते हैं आप पटना के मरीन ड्राइव पे चले जाइए, कुछ लोग दिल्ली में आकर के मजदूरी करते हैं, पटना से आकर के दिल्ली में मजदूरी करते हैं। और कुछ लोगों ने पटना के, मैं एक महिला का देख रहा था, वीडियो देख रहा था, एक ब्लॉग देख रहा था, उस महिला को बच्चे को पढ़ाने में दिक्कत हुई, ठीक है? उनके पास पैसे नहीं थे, स्थिति खराब थी, तो उन्होंने अपना गहना गिरवी पे रख दिया, ज्वेलरी गिरवी पे रख करके छोटा सा सेटअप तैयार किया और चिकन और लिट्टी बेच करके पटना के उसमें मरीन ड्राइव के पास चिकन और लिट्टी बेच करके परिवार चला रही है, घर चला रही है और बच्चे को भी पढ़ा रही है।
जबकि कुछ लोग बोलेंगे पटना में अब नौकरी नहीं है, काम नहीं है, काम करते दिल्ली जाकर मजदूरी करते हैं, पंजाब में जाकर के खेतों में काम करेंगे। वो बोली कि नहीं, मुझे बच्चे को पढ़ाना है, एक अच्छा लाइफ देना है। तो ज्वेलरी को गिरवी रख करके उन्होंने एक सेटअप तैयार किया और लिट्टी चिकन बेच रही है। मुझे बड़ा मोटिवेशन लगा, मुझे उनसे, मैं मोटिवेट हुआ उनसे, महिला से कि देख लीजिए इस तरह का मोटिवेशन। आप चले जाएंगे तो कई सारे छोटे-छोटे स्टॉल्स लगाने वाले आपको ऐसे मिल जाएंगे। हालांकि उसमें कुछ फर्जी भी है, जैसे एक चाय वाली थी, वो तो खैर फर्जी वाला करके चली गई। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो वाकई में जेन्युइन है और मेहनत कर रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं, है कि नहीं? तो उसे नवाचारी होने की संभावना, नवाचारी और सफल होने की संभावना बढ़ जाएगी, ऐसा करके लिख सकते हैं। ईश्वर ने सभी को क्षमता प्रदान की है। ईश्वर ने, लास्ट में लिखेंगे कि ईश्वर ने सभी को क्षमता प्रदान की है। अपनी क्षमता को पहचानना होगा, अपने आप को परिस्थिति के अनुसार निखारना होगा। हमें अपनी क्षमता को पहचानना होगा, अपनी आपको परिस्थिति, अपने आप को परिस्थिति के अनुसार निखारना होगा और आगे बढ़ने का प्रयास करना होगा। और अंत में यह कहा जा सकता है कि आप ऐसे लिख सकते हैं कि अंत में यह कहा जा सकता है कि मंजिल मिले ना मिले। देखिए यहाँ पे भी एक मोटिवेशनल शायरी से आप खत्म कर सकते हैं कि मंजिल मिले ना मिले, ऐसे भी लिख सकते हैं, बिना डैश का भी लिख सकते हैं। मंजिल मिले ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है। मुकद्दर अर्थात भाग्य, मुकद्दर की बात है, थोड़ा बहुत भाग्य भी होता है। हम कोशिश भी ना करें, ये तो गलत बात है। हम कोशिश भी ना करें, ये तो गलत बात है। इस तरह से, नमस्ते, बैठिए। तो इस तरह से नहीं, ये वो राहुल सर की क्लास चल रही है, पटना वाली क्लास चल रही है। नमस्ते, आइए बैठिए कुर्सी ले। ठीक है, तो ये राहुल सर की क्लास चल रही है पटना वाली, यूट्यूब पे। तो इस तरह से हम अपने निबंध को, अपने ऐसे को समाप्त कर सकते हैं। और जब इस तरह से हम लोग अगर निबंध लिखेंगे, एक पॉजिटिव वे में ऐसे लिखेंगे, तो वाकई में इसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा और एक अच्छा मार्क्स आपको मिलेगा। तो हम लोगों ने 68वीं बीपीएससी में जो पूछा गया था निबंध, उसकी फॉर्मेटिंग करके हम लोगों ने देखा है इस पे कैसे निबंध लिखा जा सकता है। जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है, या लोगों का जंगल में आकर बीज फेंकने का इंतजार नहीं करता है। तो इस पे हम लोगों ने निबंध लिखा और कल के क्लास में फिर एक टॉपिक लेंगे हम लोग, और उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, और मिलते हैं कल हम लोग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।